स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम बैक। आप जानते हैं कि हम लोग स्टडी IQ पब्लिकेशन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अगले सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली चैप्टर की डिटेल्स पे ले चलूं, डिस्कशन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पे हमारा चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स का। इससे पहले हम लोगों ने सेल के बारे में सारी जानकारी ले ली है। बायोमोलिक्यूल्स के अंडर हम लोगों ने बात की थी बायोमोलिक्यूल्स जो ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी है, वो एक लिस्ट मैंने आपको बताई थी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर, वाइटामिन्स और आपके ट्रेस एलिमेंट्स एटसेट्रा। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने प्रीवियस जरूर हमारी वीडियोस देखे होंगे, जहां पे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में बात की थी। मैंने आपको ये बताया था कार्बोहाइड्रेट सबसे इजीली ब्रेक डाउन होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। प्रोटीन और लिपिड्स थोड़ा सा डिलेड डाइजेशन होती है उसकी। ठीक है, आगे हम लोग और भी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे वाली क्लासेस में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे, विटामिन के बारे में बात करेंगे, पानी और गैसेस के बारे में नहीं बात करेंगे। ठीक है, विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम ट्रेस एलिमेंट्स। बट आज का जो डिस्कशन है वो प्रिडोमिनेंटली किसी बायोमोलिक्यूल के बारे में नहीं है। अभी हम लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो हमारी डाइजेशन के लिए, जो हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए, जो एनर्जी के लिए जरूरी है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन बायोमोलिक्यूल्स का प्रोसेसिंग कैसे होता है। ऑल्दो ये डिस्कशन टेक्निकली बायोमोलिक्यूल्स के बारे में नहीं है, हम लोग बात करने वाले हैं ये बायोमोलिक्यूल्स कैसे प्रोसेस होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी ले लो, अगर आप प्रोटीन भी ले लो, अगर आप लिपिड भी ले लो, तो ये डायरेक्टली मेरा बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ऑफ कोर्स जब ट्रांसपोर्ट होता है एज ब्लड ग्लूकोज इस्तेमाल हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज एटसेट्रा। बट आपको यह समझना है, सेल की मेटाबॉलिज्म के लिए हम लोगों ने यह समझा था, जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वहीं पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनल्स को हम लोगों ने समझा था। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारे सेल को अगर एनर्जी चाहिए तो वो ना ग्लूकोज को पहचान पाता है, वो ना प्रोटीन को पहचान पाता है, वो ना फैट को पहचान पाता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी यूनिट की जरूरत होती है, और वो है एटीपी। आपने जरूर टर्म सुना होगा एटीपी। तो आज का डिस्कशन इसी के बारे में है कि अगर आप प्रोटीन भी कंज्यूम कर लो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी कंज्यूम कर लो, अगर आप लिपिड भी कंज्यूम कर लो, फैट भी कंज्यूम कर लो, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड। कोई भी आप मैक्रोमोलिक्यूल जब कंज्यूम करोगे, एवरीथिंग गोज थ्रू अ सेम साइकिल कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। तो आज का डिस्कशन हमारा क्रेब्स साइकिल के बारे में ही है। ओके, इट्स अ डिस्कशन अबाउट क्रेब्स साइकिल ओनली। सो वट एवर यू कंज्यूम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इट गोज थ्रू सिमिलर काइंड ऑफ अ साइकिल, जहां पे इट गोज थ्रू क्रेब्स साइकिल और अल्टीमेट प्रोडक्शन होती है एटीपी की। इसके अलावा दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है या फिर दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो एटीपी की प्रोडक्शन में मदद करते हैं, वो है NADH, FADH, H2O एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। ये तो आपको पता है। और इससे रिलीज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होगा। इसीलिए जब हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, मैंने आपको एक्सप्लेन जरूर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करेगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करेगा ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल करेगा पानी। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, साथ ही साथ ये मुझे एटीपी देगा। तो यही इसके अंदर जो सिस्टम चलता है, इसके अंदर जो साइकिल चलता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। NADH क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। FADH क्या है? फ्लैविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये बीच के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है NADH और FADH, जो एटीपी की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। और ये एटीपी क्या है? मेरा बॉडी केवल एटीपी को पहचानता है। इट इज लाइक द एनर्जी करेंसी ऑफ माई बॉडी, नॉट जस्ट माई बॉडी, इवन फॉर प्लांट्स। अगेन क्रेब्स साइकिल प्लांट्स में भी चलता है। अब सवाल उठता है, ये क्रेब्स साइकिल है क्या? जैसे मैंने आपको बताया, क्रेब्स साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, या फिर कई बार TCA के नाम से भी जानते हैं। TCA का मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे है, जहां पे हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम लोग पानी का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे हम लोगों ने खाया है उसका इस्तेमाल करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए।
एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था हांस क्रेब ने, तो उसी के नाम पे, हांस क्रेब्स के नाम पे ही क्रेब्स साइकिल दिया गया। अब क्रेब्स साइकिल शुरू कैसे होता है? इट स्टार्ट्स विद एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल CoA, एसिटाइल कोएंजाइम से शुरू होता है। इसको नोट करना है, यानी कि जो भी आप कंज्यूम करोगे, प्रोटीन कंज्यूम करो, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करो या फिर फैट कंज्यूम करो, इट फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम व्हिच एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में जब एसिटाइल कोएंजाइम एंटर होगा तो सबसे पहले वो ऑक्सैलो एसिडेट से मिलेगा, और जो पहला कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो है सिट्रेट, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको कहते हैं। अब जब हम लोग क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं, सर कहां पे मिलता है क्रेब्स साइकिल? केवल एनिमल से मिलता है, केवल ह्यूमन से मिलता है? नहीं, आपको ध्यान रखना है क्रेब्स साइकिल्स यूकैरियोटिक सेल में चलता है। अब यूकैरियोटिक सेल कौन से? सर ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, आपके दूसरे जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पे भी यूकैरियोटिक सेल हम लोग कह ही सकते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रेब्स साइकिल रन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आपको नोट करना है, ह्यूमंस में भी चलेगा, प्लांट्स में भी चलेगा। ऑफ कोर्स अब प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा कम होती है, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस होना है, तो प्लास्टिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो प्लांट को भी एटीपी का जरूरत तो पड़ता ही है ना अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर भी तो क्रेब्स साइकिल चलना है, क्योंकि उसको भी तो एटीपी चाहिए ना, उसको भी तो प्रोड्यूस करना ही। तो क्रेब्स साइकिल प्रोकैरियोट्स के अंदर भी चलता है, इट रन्स इन प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? देखो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर आपका पूरा का पूरा जो सेल का फ्लूइड है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्यों? अब ह्यूमन सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, तो पूरा का पूरा इसको मैं अगर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करूं तो साइटोप्लाज्म कह सकते हो। प्रोटोप्लाज्म के बदले आई कैन यूज द टर्म साइटोप्लाज्म आल्सो। सो इट टेक्स प्लेस इन प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। कहां पे? इन साइटोसॉल। ऑफ कोर्स साइटोसॉल मतलब पूरा का पूरा जो फ्लूइड होता है ना सेल के अंदर, उसको कहते हैं। वहां पे रन होता है आपका क्रेब्स साइकिल एटीपी प्रोडक्शन के लिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, सर ये एटीपी क्या है? इसके बारे में बात करेंगे जरूर। अब बात करते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया क्रेब्स साइकिल क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है, हमें हमें क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं अबाउट नीट, तो हमें ज़्यादा डिटेल वे में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया जरूर होनी चाहिए कि क्रेब्स साइकिल का आउटपुट क्या है और क्रेब्स साइकिल का इनपुट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया क्रेब्स साइकिल का इनपुट क्या है, अगर आप खा लो कार्ब्स, अगर आप ले लो प्रोटीन, अगर आप ले लो फैट ऑल्सो, ठीक है, तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट के बाद इट अल्टीमेटली एंटर्स एसिटाइल कोएंजाइम। जैसे मैंने आपको बताया एसिटाइल कोएंजाइम, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, और ये एंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में इट जॉइंस विथ ऑक्सैलो एसिटेट और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और जो पहला प्रोडक्ट बनता है इन दोनों के रिएक्शन से, इन दोनों की इंटरेक्शन से, वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज अ 6 कार्बन एटम, इसीलिए हम लोग इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो सिट्रिक एसिड उसके बाद में फिर से प्रोसेस होता है, सिट्रिक एसिड के बाद यू विल गेट कीटो ग्लूटारिक एसिड, NADH, आपको जीडीपी मिलता है, एटीपी से पहले भी जीटीपी बन जाता है, इट इज ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वैसे ही ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट बनता है आपका। जब ये पूरा का पूरा साइकिल रन होगा तो यू विल गेट योर एनर्जी रिलीज, एटीपी, यू विल गेट जीटीपी, यू विल गेट एटीपी एज एनर्जी। अब इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है NADH और FADH, ये कंटिन्यूसली रिएक्शन में एंटर करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, वापस रीएक्टिवेट हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा साइकिल में चलता है। आई एम क्वाइट श्योर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर बहुत टेक्निकल है, इतने टेक्निकल टर्म्स मुझे याद रखने हैं क्या? जरूरी नहीं है, मैं बस चाहता हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप ये जरूर याद रखें, आप कुछ भी कंज्यूम करें वो एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू या फिर एसिटाइल कोएंजाइम बनने के बाद वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। क्रेब्स साइकिल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं और अल्टीमेटली मेरा प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है? एटीपी का हो रहा है। ये याद रखना है बस। इसके अलावा एग्जाम पर्सपेक्टिव से या फिर एक जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से आपको समझना है, कई बार आपको लोगों ने कहा होगा यार बहुत ज्यादा मत ठूसो, बहुत ज़्यादा शुगर मत खाओ, बहुत ज़्यादा फैट मत खाओ, बहुत ज़्यादा कुछ भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम मत करो। क्यों? क्या होता है? क्योंकि अगर जैसे कुछ लोगों को होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खाना है, बहुत ज़्यादा मीठा खाना है। जब आप बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, बहुत ज़्यादा फैट खा लिया, बहुत मीठा खा लिया। तो क्या होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें,
आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाते ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस हो रहा है तो वो ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो सकता है, यस। लेकिन जब ग्लूकोज ब्रेक होता है, इसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहते हैं, जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो ग्लूकोज फॉस्फेट से एक ट्रियोज फॉस्फेट बनता है, और अगर एक्सेस ग्लूकोज आपके बॉडी में रहा तो ट्रियोज फॉस्फेट से इट कैन बिकम ट्राइग्लिसरॉल। ओके, इट कैन बिकम ट्राइग्लिसरॉल, यानी कि एक तरह का फैटी एसिड बन सकता है। बहुत सारा शुगर, यू डू अंडरस्टैंड, वो राइबोज यानी कि पेंटो शुगर बन के वो डीएनए प्रोडक्शन में भी मदद होता है। इसके बाद जब पाइरुवेट बनता है, पाइरुवेट जब ब्रेक होकर एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम यानी कि अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, फैट की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, तो वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, इट कैन टर्न इनटू फैटी एसिड। तो इसीलिए कहा जाता है अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कैलोरीज है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी अगर आपने खा लिया है, तो कार्बोहाइड्रेट एक लेवल तक ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो सकता है, लेकिन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एज फैटी एसिड। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज नहीं लेना चाहिए, इसको नोट करना है, क्योंकि जब ये ब्रेकडाउन होगा फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल में जाएगा। क्लियर है? और जितना आपको एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी आपको यहां पे मिलती हुई जाएगी, ये नोट करना है। ये मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बताया हुआ है, आई हैव टोल्ड दिस फ्रॉम जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर क्रेब्स साइकिल के अंदर होता क्या है। देखो, क्रेब्स साइकिल के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। सिंपल है, पहले स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब अगर आपने कार्बोहाइड्रेट भी खा लिया है, अगर आपने फैट भी खा लिया, दोनों ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और सबसे पहला जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा पाइरुवेट। आई डिड शो यू अबाउट पाइरुवेट, तो मैंने आपको पाइरुवेट के बारे में बताया था। अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी ले लो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले लो तो पहला पाइरुवेट बन जाएगा। ठीक है, वही अगर आप फैट ले लो, प्रोटीन ले लो, तो पाइरुवेट नहीं बनेगा। प्रोटीन से पाइरुवेट जरूर बन सकता है, बट प्रोटीन और फैट से इट डायरेक्टली गो टू एसिटाइल कोएंजाइम। अब यहां पे नोट करना है, जो रिएक्शन रन हो रहा है, पहला रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस, पाइरुविक एसिड है, फिर पाइरुवेट बनना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट ऑफ। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, यानी पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होना है। जब पाइरुवेट ब्रेकडाउन होगा तो आपका एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम एंटर हो रहा है इनटू क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जब वो एंटर करेगा, फर्स्ट इट रिएक्ट्स विद ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म सिट्रिक एसिड, और उसके बाद धीरे धीरे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना यानी कि यहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, और NADH और FADH जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। देयर इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल विच रन्स, और इनकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, NADH की मदद से, FADH की मदद से अल्टीमेटली आपका ऑक्सीजन इज reduced टू वाटर एंड योर ATP इज जनरेटेड। ऑक्सीजन इज reduced टू वाटर एंड योर ATP इज जनरेटेड। तो ये बेसिक प्रोसेस है जहां पे ATP प्रोडक्शन रन होता है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टेक्निकल है, बट फ्रॉम UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव आपको रिएक्शन की डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, बट एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। सो आई होप दैट यू हैव गॉटन द बेसिक आइडिया दैट Krebs cycle consists of 4 basic stages. First stage is glycolysis, second stage is pyruvate oxidation, third stage is Krebs cycle, finally oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation में oxygen is reduced to water along with electron transport cycle where NADH, FADH they transport electrons, they exchange electrons to form ATP. Clear? Right. अब सर एक क्रेब्स साइकिल का महत्व क्या है? बहुत ही सिंपल है। हम सबको लगता है क्रेब्स साइकिल का महत्व केवल एक चीज है, केवल ATP प्रोडक्शन है। ये मैं मानता हूं, क्रेब्स साइकिल का सबसे बड़ा महत्व है ATP प्रोडक्शन। आई एग्री विद दैट। क्यों? ये ATP मुझे इस्तेमाल होता है, मेरे बॉडी के लिए, मेरे बॉडी का एनर्जी है ATP। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लाइक NADH, FADH2 जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हटाना है, यानी कि आपका कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो रन होता है वो आपका यहीं पे होता है, क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही रन होता है। एनर्जी प्रोडक्शन है, यानी कि ATP तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। साथ ही साथ जो फाइनल आपका ऑक्सीडेशन पाथवे है किसी चीज के लिए भी, ग्लूकोज हो यानी कि कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, सभी के लिए यहीं से ब्रेकडाउन होना है। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बीच का एक प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का, सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है, सेक्सिनल कोएंजाइम जो है, ये अल्टीमेटली हेल्प करता है प्रोडक्शन में हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन प्रोटीन की भी। जैसे मैंने आपको बताया, एसिटाइल कोएंजाइम कैन टर्न इनटू फैटी एसिड्स और कैन टर्न इनटू प्रोटीन आल्सो, क्योंकि
केवल कैटाबॉलिक रिएक्शन रन नहीं होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन भी रन होता है, यानी कि प्रोडक्शन वाले रिएक्शंस भी रन होते हैं क्रेब्स साइकिल में। ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोटीन है, ज़्यादा मात्रा में फैट है, ज़्यादा मात्रा में आपके कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने कंज्यूम कर लिए हैं, तो पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम जब बनेगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम से एनाबॉलिक रिएक्शन कैन ऑल्सो रन विच कैन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स एज वेल। इसके अलावा प्रोडक्ट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ग्लूकोज एक दूसरा सोर्स है। आप जानते हो कि एटीपी के अलावा हम लोग ग्लूकोज भी इस्तेमाल जरूर करते हैं। अब नोट करना है सर, ये एटीपी ग्लूकोज में अंतर क्या है? बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। क्योंकि क्रेब साइकिल से जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, पायरुवेट में फॉर्म होगा, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 38 एटीपीज। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने एक ग्लूकोज जो यूनिट है वो आपको 38 यूनिट्स ऑफ एटीपी देता है। ठीक है। इसके अलावा आपके जो विटामिन है जैसे कि राइबोफ्लाविन, नियासिन, थाइमिन, पैंटोथेनिक एसिड जो है, ये भी आपके क्रेब्स साइकिल रन करने में मदद करते हैं। इसीलिए नोट करना है, क्रेब्स साइकिल मेरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मुझे विटामिन कंजम्पशन बहुत ज़रूरी होता है। मेरे खाने में ये विटामिन भी होने की ज़रूरत है। क्यों? इसके बिना मेरे बॉडी में एनर्जी मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं होगी। सो ओवरऑल क्रेब्स साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। नोट करना है, क्रेब्स साइकिल रन्स इन एनिमल्स, ह्यूमंस, इट रन्स इन प्लांट्स ऑल्सो। नोट करना है, क्योंकि प्लांट्स में एक दूसरा साइकिल भी है। जब हम लोग आगे चल के बात करेंगे ना, प्लांट्स में आपको कैल्विन साइकिल भी मिलेगा, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं, सर आपने बहुत देर से मुझे बताया एटीपी एटीपी, ये एटीपी है क्या? देखो, सबसे पहले एटीपी इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड टर्म है ना, ये आप डीएनए आरएनए के साथ भी सुनते हो। न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके अंदर एक शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और एक नाइट्रोजनस बेस है। तो ये तीनों चीजें जब मिल जाएंगी ना, तो इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और हमारा जो पूरा का पूरा डीएनए है, आरएनए है, वो क्या है? इट इज अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। और एक न्यूक्लियोटाइड जो है, अगर अगेन आई वुडंट कॉल दिस सिनोनिमस टू डीएनए आरएनए, लेकिन एटीपी एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस कौन सा है? एडेनिन नाइट्रोजन बेस है। फॉस्फेट ग्रुप है, कितने फॉस्फेट ग्रुप है? 3 फॉस्फेट ग्रुप है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। अब आपको ध्यान रखना है, आरएनए हो या फिर डीएनए हो, मैं कहूंगा एटीपी का स्ट्रक्चर जो है इट इज वेरी क्लोजर टू आरएनए। ठीक है, इट इज वेरी क्लोजर टू आरएनए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक शुगर है, इसके अंदर भी आपको एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक नहीं है 3 फॉस्फेट ग्रुप है। आरएनए के अंदर केवल एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। इसके अलावा यू हैव शुगर कौन सा है? अगेन राइबोज शुगर ही तो है यहाँ पे भी। तो आपको समझ में आएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप है, 1 फॉस्फेट ग्रुप, 2 फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप। इसके अलावा एक पेंटोज शुगर है जिसका नाम है राइबोज, और आपका एक नाइट्रोजन बेस है। ये नाइट्रोजन बेस क्या है? एडेनिन। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डीएनए या फिर आरएनए की बात करते हो, वहां पे आपको अलग अलग नाइट्रोजन बेस मिलेंगे। आपको एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, थाइमिन मिलेगा डीएनए के अंदर, और आरएनए के अंदर आपको यूरेसिल मिलेगा थाइमिन के बदले। सो यहां पे आपको नोट करना है, एटीपी इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड जहां पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है। इट इज नॉट अ सिंगल फॉस्फेट ग्रुप। नोट करना है, दिस एटीपी इज एडेनिन नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर कौन सा है? राइबोज शुगर, प्लस आपको नोट करना है 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है, 3 आपके फॉस्फेट ग्रुप्स है। अब ये हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी है, ये हमारे बॉडी का एनर्जी करेंसी है। यानी कि समझ लो, ये जो एटीपी है, इमेजिन दिस एटीपी टू बी लाइक अ बैटरी। आपने देखा होगा, आपने अपने घर पे बैटरी देखा होगा। ठीक है, आपके घर पे बैटरी देखो, इस तरह का बैटरी जो होता है, उस बैटरी के अंदर आपने देखा होगा सेल बने होते हैं। इमेजिन करो, एटीपी इज लाइक दिस सेल। हर एक सेल जो है, यहां पे 3 सेल है। 3 सेल क्या है? 3 फॉस्फेट ग्रुप आपके सेल है। तो जब भी मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये जो सेल्स है, इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। कैसे रिलीज होगी? पहले एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हाइड्रोलाइज होगा, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट देगा। इसके अंदर एटीपीएस एंजाइम भी काम करता है, और आपका एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा, तो आपको एनर्जी मिलेगी 30 किलो जूल्स
पर मोल एनर्जी मिलेगी। सिमिलरली अब एक सेल चला गया, यानी कि एक सेल चला गया, अब मुझे और एनर्जी की जरूरत है, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो हाइड्रोलाइज होगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यहां पे आपका फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा और आपको अगेन अनदर 30 किलो जूल्स एनर्जी देगा। तो एवरी मॉलिक्यूल और एवरी फॉस्फेट ग्रुप व्हेन इट ब्रेक्स इट गिव्स यू 30 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी। क्योंकि 3 फॉस्फेट ग्रुप है, आपको कितना एनर्जी मिलेगा, यू विल गेट 30 + 30 + 30 टोटली 90 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी मिलेगा जब एटीपी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो ये है बेसिक आइडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया एटीपी क्या है, एटीपी मेरे बॉडी के अंदर हर एक सेल जो है ना वो किसको किसको पहचानेगा। इट इज नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई प्रोटीन, इट इज नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई योर फैट्स, इट इज गोइंग टू आइडेंटिफाई एटीपी। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो एटीपी इज लाइक एनर्जी करेंसी ऑफ योर लाइफ, सॉरी एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी, पार्डन मी, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। सो एटीपी से क्या क्या मिलेगा, मेरे बॉडी को हीट मिलेगा, मेरे बॉडी के जो भी केमिकल रिएक्शंस रन हुए उसके लिए जरूरी होगा, मेरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए रन होगा, है ना, क्योंकि मुझे मेंटेन करना है ना, मेरा बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन करना है ना। तो एटीपी तो बर्न होता रहेगा। इसीलिए जब आपको लगेगा व्हेनेवर यू फील वीक, जब आप वीक फील करते हो तो क्या होगा कि मेरे बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जल्दी से कुछ खा लो, है ना, या फिर ग्लूकोज पी लो, या फिर केला खा लो। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से ब्रेक होंगे, कार्बोहाइड्रेट जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे और आपको जल्दी से एटीपी प्रोडक्शन होकर यू कैन गेट एनर्जी। ओके, सो एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी। ठीक है, क्लियर? So this discussion was a little deviation from biomolecules, but I thought this was very important for you to understand, ताकि इसको आपको एक complete knowledge मिलेगी। That's why Krebs cycle had to be discussed. यहाँ पे डिस्कशन को हॉल्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अगले सेशन में। विल कंटिन्यू विद बायोमोलिक्यूल्स एंड विल बी हैविंग अनदर कपल ऑफ सेशंस विद बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे लिए जरूरी है उनके बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी चर्चा हो रही है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और हम लोग प्रेडोमिनेटली फोकस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी। इस तरह की कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताई थी इन द फर्स्ट क्लास, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने एट लेंथ डिस्कशन की हुई है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल को भी डिस्कस किया था इन आवर लेटेस्ट डिस्कशन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स भी हमारे एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे विटामिन, वाटर और गैसेस हम लोग बात नहीं करने वाले, एंड देन विल मूव टू ट्रेस एलिमेंट्स विच विल बी कंक्लूजन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूक्लिक एसिड्स। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी लोग थोड़ा सा सरप्राइज्ड है, सर ये न्यूक्लिक एसिड्स कहां से मैक्रो मॉलिक्यूल हुए, मुझे पता नहीं चल रहा है। जैसे आपने बोला कार्बोहाइड्रेट्स, आपने बोला फैट हो गया, आपने बोला प्रोटीन्स हो गए, सर ये तो हम लोग डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड्स का क्या फंडा है? अगर आपको याद होगा हम लोगों ने सेल की बात की थी। सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, जो मैंने आपको बताया था, सीपीयू ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स है। ये जो क्रोमोसोम्स है ये किस चीज से बने हुए हैं? ये न्यूक्लिक एसिड से ही तो बने हुए हैं। जब मैं आपको न्यूक्लिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म बता दूंगा तब आपको समझ में आएगा, ओ ये चीज है। तो न्यूक्लिक एसिड, हमारे बॉडी के अंदर दो तरह की न्यूक्लिक एसिड्स प्रेडोमिनेटली मिलती है, एक है डीएनए, दूसरा है आरएनए। अब आपको पता चल गया होगा, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी बॉडी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हमको चाहिए ना, और हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस कर पाती है, राइट। अब आपको यह समझना है कि न्यूक्लिक एसिड्स हमारे बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो आपको हर एक लिविंग सेल के अंदर मिलेंगे, हर एक लिविंग सेल के अंदर मिलेंगे। इन न्यूक्लिक एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन आई होप कि आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि सर न्यूक्लिक एसिड आपने बोला बॉडी प्रोड्यूस कर लेते, क्या हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी कंज्यूम करते हैं क्या? जैसे आपने देखा अगर अब आपने सलाद खा लिया, सलाद के अंदर क्या है? हरे पत्ते हैं। तो हरे पत्ते क्या है? हरे पत्तों में तो सेल है, तो आपने एक सेल कंज्यूम कर लिया।
प्लांट सेल कंज्यूम कर ले, तो प्लांट सेल अपने तो प्लांट सेल के अंदर भी तो आपको न्यूक्लिक एसिड मिल ही जाएगा। तो जस्ट एन आइडिया टू बी अवेयर अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू। तो आपको समझना चाहिए कि वी डू कंज्यूम न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो, हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर लेता है और डाइट में भी हमें काफी ज्यादा मिल जाता है। यू डू गेट द आइडिया, राइट। तो अभी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल, जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, यानी कि आपका एक पेंटोस शुगर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था सैकराइड्स के अंदर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर 5 कार्बन एटम चेन या 5 कार्बन एटम का रिंग चेन का शुगर बना हुआ है तो इट्स कॉल्ड पेंटोस शुगर। तो हम लोग प्रिडोमिनेटली 2 पेंटोस शुगर इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लिक एसिड के लिए, या फिर हमारे बॉडी में बनता है, वो है डिऑक्सीराइबोस एंड राइबोस, 2 पेंटोस शुगर। इसके अलावा आपकी पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स भी आपको चाहिए, आपका नाइट्रोजन बेस चाहिए और आपको फॉस्फेट ग्रुप्स भी चाहिए। तो इन सभी से हमारा न्यूक्लिक एसिड बना होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे आपने देखा होगा कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज का पॉलीमर चेन बना हुआ है, प्रोटीन में अमीनो एसिड का पॉलीमर चेन बना हुआ है, फैट के अंदर या फिर लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड का लॉन्ग चेन बना हुआ है। तो उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड की जब आप बात करो, डीएनए फिर आरएनए की बात करो, तो उसको हम लोग कहते हैं अ पॉलीमर चेन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका मतलब क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको समझने की जरूरत है इस स्ट्रक्चर को कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हेट्रोजेनस साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में नाइट्रोजन बेस भी कहते हैं। दूसरा होता है एक मोनोसैकेराइड, ऑफ कोर्स अ पेंटोस शुगर, जो मैंने आपको बताया था, एक पेंटोस शुगर। इट कैन बी डिऑक्सीराइबोस इन डीएनए, इट कैन बी राइबोस इन आरएनए। इसके अलावा आपको एक फॉस्फेरिक एसिड ग्रुप या फिर फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइट, यह फॉस्फेट ग्रुप ऑल्सो। तो इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इट इज इक्वल टू अ शुगर विच इज कनेक्टेड टू अ फॉस्फेट विच इज कनेक्टेड टू अ नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो शुगर कनेक्टेड टू फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू नाइट्रोजन बेस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और हमारा डीएनए क्या है, डीएनए एक बहुत ही लंबा चेन है इन न्यूक्लियोटाइड्स का। अब सर इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जैसे आपने बताया शुगर क्या होता है, मैंने आपको बताया पेंटोस शुगर, फॉस्फेट तो आपको बताया फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन बेस जो है आपका हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड जो है, इसी को आपने जब भी डीएनए के बारे में सुना होगा तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द टर्म्स एटीसीजी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, है ना। तो नाइट्रोजन बेस डीएनए के लिए आपको 4 मिलते हैं, है ना। डीएनए के लिए आपको मिलते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। वहीं पे आपने अगर आरएनए की बात की है, आरएनए के अंदर आपको मिलता है एयूजीसी, है ना, एडेनिन यूरेसिल, थाइमिन की जगह यूरेसिल मिलता है, और जीसी तो है ही, ग्वानिन साइटोसिन तो है ही। तो ये आपको नोट करना है। इसके अलावा एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से एक और चीज आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है, बिटवीन 2 टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स। एक तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें हैं, शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन बेस है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस है। वहीं पे जब इस न्यूक्लियोटाइड के बदले मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये बेसिकली ग्लूकोज अमाइंस है, ग्लाइकोस अमाइन है। इसके अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि जो आपका शुगर और आपका जो नाइट्रोजन बेस है, इन दोनों को मिलाकर आप बता देंगे न्यूक्लियोसाइड। तो बेसिकली हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर आप एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एमसीक्यू में बन सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन, दूसरे स्टेटमेंट में न्यूक्लियोसाइड का डेफिनेशन। सिंपल सवाल बन गया, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नेदर 1 नॉर 2। तो नोट कर लेना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड हम लोग समझे। डीएनए या फिर आरएनए के पर्सपेक्टिव से आई वांट यू टू रिमेंबर न्यूक्लियोटाइड मोर इंपॉर्टेंटली। अब मैं ये समझ गया हूं कि मेरा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर चेन है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया शुगर है, शुगर इज कनेक्टेड टू अ फॉस्फेट ग्रुप, PO3 ग्रुप, एंड शुगर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस। तो इस तरह का एक लंबा चेन बना हुआ है, और कई बार हम लोग न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं ताकि हम आसानी से समझ जाए। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज नोट करनी है कि जब हम लोग डीएनए या फिर आरएनए की बात करते हैं, ये डीएनए को मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड का चेन है, लेकिन कई बार आपने टर्म्स भी सुना होगा
क्रोमोसोम करके, अब मैंने क्रोमोसोम भी टर्म इस्तेमाल किया, जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमारा जो डीएनए बना हुआ है, डीएनए क्या है? डीएनए इज अ पॉलीमर या फिर अ वेरी लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन सर क्रोमोसोम क्या होता है? देखो, डीएनए को बहुत ज्यादा कंडेंस करा दो, बहुत ज्यादा कंडेंस करा दो, डीएनए मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड विद हिस्टोन प्रोटीन, आपको क्रोमैटिन मिल जाएगा। कंप्लीट कंडेंस क्रोमैटिन आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो क्रोमोसोम हम लोग जब टर्म इस्तेमाल करेंगे, इट इज नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, और क्रोमोसोम हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो है, यू नो दैट, फंडामेंटली किस चीज से बना है? फंडामेंटली डीएनए से, डीएनए से ही तो बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं वापस डीएनए के स्ट्रक्चर पे। जैसे मैंने आपको बताया, डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या है? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में शुगर फॉस्फेट विच इज कनेक्टेड टू अ नाइट्रोजन बेस। अ नाइट्रोजन बेस कैन बी एडेनिन या फिर ग्वानिन या फिर थाइमिन या फिर साइटोसिन। अब यहां पे नोट करना है कि डीएनए के अंदर अलग अलग तरह की बॉन्डिंग मिलती है। डीएनए के अंदर 3 बेसिक तरह के बॉन्ड्स मिलते हैं। एक है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये आपको मिलेगा बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको मिलेगा। सिमिलरली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको मिलेगा। शुगर और आपके फॉस्फेट ग्रुप के बीच जो बॉन्ड है, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलती है कहां पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलती है 2 कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस में। तो 2 नाइट्रोजन बेसिस अगर हैं तो उनके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। इट कैन बी अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड एज वेल, जस्ट टू गिव यू अ रिप्रेजेंटेटिव आइडिया। अगर आपको समझना है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है, डीएनए का सबसे पहले जो डिस्कवरी की थी योहान फिशर ने, ऑलमोस्ट 1800s में ही, लेट 1800s में डिस्कवरी कर दी थी डीएनए की योहान फिशर ने। लेकिन 1950s में हमें पहली बार डीएनए का मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने। ये हम लोग स्कूल लेवल से जानते हैं ना, वॉटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल करके, डबल हेलिकल मॉडल करके बताते हैं कि डीएनए को जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ इट एज अ डबल हेलिकल मॉडल, कुछ इस तरह से है। अब इसको समझना है, इस डबल हेलिकल मॉडल में 2 स्ट्रैंड्स है, आपने समझा 2 स्ट्रैंड्स है। अब ये 2 स्ट्रैंड्स क्या है? ये बैकबोन है। व्हाट इज द बैकबोन? बैकबोन इज द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इस शुगर फॉस्फेट बैकबोन को लगा हुआ है आपका नाइट्रोजन बेस। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो शुगर है, शुगर से आपका फॉस्फेट कनेक्टेड है और इस शुगर से आपका एक नाइट्रोजन बेस भी कनेक्टेड है। अब ये साइटोसिन है। अब साइटोसिन इज कनेक्टेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन दी अनदर स्ट्रैंड, यानी कि यहां पे 2 स्ट्रैंड आपको दिख गए, तो दूसरे स्ट्रैंड पे दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ, साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। और ये जो ग्वानिन है, ये दूसरी तरफ फिर से एक शुगर के साथ कनेक्टेड है और ये शुगर एक फॉस्फेट के साथ कनेक्टेड है। तो हर एक डीएनए का फॉस्फेट और शुगर का बैकबोन है। इस बैकबोन को नाइट्रोजन बेसेस आर कनेक्टेड। अब यही फॉस्फेट अगले शुगर के साथ कनेक्टेड है, इस शुगर को अगले नाइट्रोजन बेस के साथ कनेक्ट हो चुका है, ये शुगर एक दूसरे फॉस्फेट ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये आपका जो बैकबोन है, जिसको हम लोग कई बार डीएनए का स्ट्रैंड भी कहते हैं, तो बैकबोन है फॉस्फेट शुगर का, जिससे आपका नाइट्रोजन बेस लगा है और नाइट्रोजन बेस कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ कनेक्ट हो चुका है। और इसको आप हेलिकली टर्न करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है, कुछ इस तरह से आपको डीएनए का स्ट्रक्चर मिल जाता है। और यहां पे एक चीज नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है। रिमेंबर, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें बनता है? शुगर और नाइट्रोजन के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। शुगर और फॉस्फेट के बीच फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आपको मिलता है। और क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री लिंकेज है तो इसीलिए 3-5 यानी कि एक स्ट्रैंड पे 3rd कार्बन एटम पे आपको लिंकेज मिलेगा, दूसरे स्ट्रैंड पे 5th कार्बन एटम पे लिंकेज मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री आपको डीएनए के स्ट्रैंड मिलने चाहिए। तो इसलिए नोट करना है, फॉस्फेट शुगर के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 नाइट्रोजन बेसिस के बीच। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली एक बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से आपको बॉन्ड बन जाता है। लेकिन क्योंकि इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुके हैं, इसीलिए डीएनए मॉलिक्यूल इट बिकम्स वेरी स्टेबल, राइट? बिकॉज ऑफ मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इट बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इंट्रैक्शन, कलेक्टिव इंट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये आपको नोट करना है, ठीक है? ऑलराइट, अब यहां पे एक और चीज ध्यान रखनी है, दो जो
हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स या फिर ग्रुप्स हैं एडेनिन और आपका ग्वानिन, इन्हें हम लोग कहते हैं प्यूरिन। प्यूरिन क्या है? ये डबल रिंग है। प्यूरिन डबल रिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स है, कुछ इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है, याद रखने का जरूरत नहीं है। मेरा कहने का उद्देश्य यहां पे ये है, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो एडेनिन एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और थाइमिन इज अ पिरिमिडीन। पिरिमिडीन एक सिंगल रिंग कार्बन नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो नोट करना है, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन, यानी कि ए हमेशा पेयर होता है थाइमिन के साथ, और ग्वानिन हमेशा पेयर होता है साइटोसिन के साथ, यानी कि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर होता है। तो इसीलिए इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम यू कैन सी साइटोसिन और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हुए हैं। अब साइटोसिन और एडेनिन कभी बॉन्ड नहीं होंगे, कभी बॉन्ड नहीं होंगे, ये नोट करना है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी कोड के बेसिस के ऊपर ही हम लोग पूरा हमारा बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। क्योंकि डीएनए को जैसे आप समझोगे, डीएनए को हम लोग एक लंबे कोड के तौर पे जानते हैं कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में आपका बन जाता है। तो आई होप कि आप सभी को डीएनए का स्ट्रक्चर पता चल चुका है। अब सवाल उठता है, सर डीएनए का महत्व क्या है? अब ये मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल लेट मी टेल यू, डीएनए इज नथिंग बट योर इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। डीएनए के अंदर आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब जैसे मैंने आपको बताया, डीएनए अगर हम लोग सिंपल डीएनए ड्रॉ करेंगे, बहुत ही लंबा चेन बना हुआ है, इट्स अ वेरी लॉन्ग चेन, इट्स अ वेरी लॉन्ग चेन, जहां पे आपके बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस आपको मिल जाएंगे, है ना, ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए आपका क्रोमैटिन बन जाएगा, बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन आपके क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। उन क्रोमोसोम्स के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। आपका जो डीएनए होता है उसका एक लोकस जो होता है, यानी कि एक आइडेंटिफायर है, समझ लो थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स, नाइट्रोजन बेस पेयर्स, दे सिग्निफाई अ जीन। जीन क्या करता है? आपका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट जो है उसको एक्सप्रेस करता है। शायद एक कोई जीन प्रोटीन प्रोड्यूस करता होगा, कोई आपका हेरिडेटरी कैरेक्टर प्रोड्यूस करता होगा, है ना, आई कलर हो सकता है, आपका स्किन कलर हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, वट एवर इट मे बी। सो डीएनए इज that genetic information, or DNA is like that CPU itself, that it gives direction to your body regarding making specific proteins। और हम लोगों ने समझा है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बहुत जरूरी है। ऑलराइट, इसके अलावा जस्ट टू सम अप, जैसे मैंने आपको बताया, डीएनए एक लॉन्ग चेन पॉलीमर है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन का, बहुत ही लंबा चेन है। अब नोट करना है, डीएनए can have hundreds to millions of nucleotides, 100 से लेकर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। एक और चीज नोट करनी है, हमारे बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम है ना, आप जानते हो 23 क्रोमोसोम है। इसके अंदर जो डीएनए है, अगर आप क्रोमोसोम 1 की बात करें, क्रोमोसोम 1 सबसे लंबा है, सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, जिसके अंदर 220 मिलियन बेस पेयर्स है, 220 मिलियन कोड ATCG, you just go for 220 मिलियन कोड्स। स्मॉलेस्ट है आपका क्रोमोसोम नंबर 21, जिसके अंदर 45 मिलियन बेस पेयर्स मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज नोट करनी है, डीएनए से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, विच इज कॉल्ड एज चेरगाव्स रूल। तो चेरगाव्स रूल इट सेज दैट, अब ये तो आपको कॉमन सेंस वाली चीज होने, आपके बॉडी में जितना भी डीएनए है, उस डीएनए में चेरगाव्स रूल कहता क्या है, जितना आपके बॉडी में एडेनिन है उतना ही आपकी बॉडी में थाइमिन होगा, और सिमिलरली जितना आपके बॉडी में ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अब जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में एक और चीज होना चाहिए, सर जो डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है वो हमारे क्रोमोसोम तो बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है हमारे क्रोमोसोम कहां कहां मिलते हैं, या फिर हमारा डीएनए कहां कहां मिलता है। देखिए, डीएनए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तो आपको डीएनए मिलता ही है, बिल्कुल है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का सर्कुलर डीएनए बना हुआ है। तो हमारे बॉडी के अंदर डीएनए कहां मिलता है? डीएनए हमें मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। इस न्यूक्लियर डीएनए के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20K से लेकर 30K तक मैं कहूंगा आपके जीन्स मिलेंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया, हम लोगों ने मतलब यूएस ने।
तो उससे हमें पता है कि ऑलमोस्ट 20 to 30,000 जीन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहा हूं। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी मिलता है, और आप सभी को ये तो पता होगा, या फिर अगर नहीं पता है तो मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहां से आता है? इट कम्स ओनली फ्रॉम द मदर साइड। जब हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिसऑर्डर्स की बात करेंगे वहां पे आपको और भी समझ में आएगा कि क्यों केवल मदर साइड से आता है करके। बट अभी फिलहाल ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कम्स ओनली फ्रॉम द मदर साइड। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इट कंटेन्स अबाउट 37 जीन्स। इसके अंदर 37 जीन्स होते हैं विच आर प्रिडोमिनेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ कुछ प्रॉब्लम है, अगर डिसऑर्डर है, कोई डिसीज है, तो जनरली एनर्जी मेटाबॉलिज्म या फिर बॉडी मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो जाती है और आपको वीकनेस हो जाती है। मसल की वीकनेस हो सकती है, आंखों की वीकनेस हो सकती है, दिल का वीकनेस हो सकता है, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। इसके अलावा जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। ऑल्दो इन तीनों के अलावा भी और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ डीएनए मिलते हैं, बट यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जस्ट सो दैट यू नो कि डीएनए के भी प्रकार होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर नोट करना है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा जो डीएनए इट इज कॉल्ड बी डीएनए। ए डीएनए भी हो सकता है बट लार्जली बी डीएनए है। बी डीएनए क्या है? बी डीएनए इज राइट हैंडेड डबल हेलिकल डीएनए। सो इट इज राइट हैंडेड डबल हेलिकल डीएनए। ठीक है, राइट हैंडेड डबल हेलिकल डीएनए। जहां पे इसका अगर आप एक कंप्लीट टर्न की बात करो, वन कंप्लीट टर्न इज अबाउट 1.9 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कुछ कुछ प्राणियों में और कुछ कुछ प्रजातियों में यू ऑल्सो फाइंड ए डीएनए। ए डीएनए हम लोग कई बार इसको टर्म इस्तेमाल करते हैं डिहाइड्रेटेड डीएनए। It's sometimes called as dehydrated DNA. The main reason behind this is it depends on the environment. जहां भी पानी की मात्रा कम होती है तो हम लोग देख सकते हैं कि ए डीएनए, ऑल्दो इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, बट इट इज फाउंड इन अ कंडेंस्ड फॉर्म और डिहाइड्रेटेड फॉर्म वेयर देयर इज मोर प्रोटीन बाइंडिंग। पानी की कमी की वजह से जहां पे भी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% से कम होती है तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड डीएनए मिल जाता है। अब ध्यान रखना है, बोथ बी डीएनए ए डीएनए दे आर राइट हैंडेड हेलिक्स ओनली। ये दोनों ही राइट हैंडेड हेलिक्स है, लेकिन बी डीएनए हमारी बॉडी में नॉर्मली मिलता है, यानी कि नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें सभी में बी डीएनए मिलता है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे, स्पेशली जहां पे पानी की कमी होती है, तो वहां पे ए डीएनए मिलता है विच इज ब्रॉडर इन डायमीटर। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ इसके अंदर 11 बेस पेयर्स मिलते हैं, कंप्लीट टर्न 2.3 नैनोमीटर डायमीटर का होता है, यहाँ पे इट इज 1.9 नैनोमीटर डायमीटर, बट ए डीएनए इज मोर कंडेंस्ड। एक और प्रकार का डीएनए मिलता है जेड डीएनए। ये रिवर्स है, ये उल्टा है। अब जैसे मैंने आपको राइट हैंड हेलिक्स बनाया, तो आप अगर लेफ्ट हैंड हेलिक्स बनाओगे तो यू गेट योर जेड डीएनए। नाउ दिस लेफ्ट हैंड हेलिक्स इज जेड डीएनए। ये प्रिडोमिनेटली आपको कुछ कुछ वायरसेस की प्रजातियों में मिल जाता है। तो जस्ट टू गिव यू अ रिप्रेजेंटेटिव आइडिया, जैसे मैंने आपको बताया ये है नॉर्मल डीएनए। दिस नॉर्मल डीएनए इज सिमेट्रिकल। अगर आप बी डीएनए को देखोगे दिस इज सिमेट्रिकल। वही अगर आप दूसरे किसी भी डीएनए के फॉर्म को देखोगे तो वो सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा आपको। ए डीएनए यू वुड नॉट फाइंड सिमेट्रिकल लार्जली, और ए डीएनए जैसे मैंने आपको बताया इट इज हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म, इट इज डिहाइड्रेटेड फॉर्म। जेड डीएनए इज कंप्लीटली रिवर्स, इट इज लेफ्ट हैंडेड, दिस इज लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो कई बार इसके ऊपर नोट करना है आपको, एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा डीएनए। अब डीएनए और आरएनए के बीच में अंतर क्या है, सबसे पहले हमको बता देता हूं। ठीक है, डीएनए सबसे पहले डबल हेलिकल मॉडल है, हम लोगों ने देखा तो डबल हेलिकल मॉडल। ऑलराइट, अब ये हेलिकल मॉडल क्यों कहते हैं? ऑल्दो दिस वुड नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम, बट जैसे मैंने आपको बताया हेलिकल मॉडल का महत्व क्या होता है। हेलिकल मॉडल में आपको एक तरफ माइनर ग्रूव मिलेगा और एक तरफ आपको मेजर ग्रूव मिलेगा। ये तो बहुत ही सिमेट्रिकल है, दिस वुड बी अ मिस रिप्रेजेंटेशन रादर, बट डबल हेलिकल मॉडल में यू फाइंड अ माइनर ग्रूव एंड अ मेजर ग्रूव इन दैट हेलिक्स। तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल मॉडल, बट आरएनए इसके अंदर डबल हेलिकल मॉडल नहीं है, केवल सिंगल स्ट्रैंड है। तो ये एक सिंपल सा सिंगल स्ट्रैंड है जहां पे आपका शुगर है और आपका फॉस्फेट है और एक तरफ आपका नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है और इसका एक चेन बना हुआ है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? शुगर का अंतर है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर बना हुआ है, जो आपका जो बैकबोन बना हुआ है उसके अंदर शुगर इज डीऑक्सी राइबोज, वेयर एज
इन आरएनए इट इज राइबोज शुगर। इसके अलावा ये डबल स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये डबल हेलिकल मॉडल है, ये तो सिंगल स्ट्रैंड है, इसके अंदर हेलिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। इसके अलावा नोट करना है बहुत जरूरी चीज, इसके अंदर डीएनए के अंदर यू हैव एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, या फिर एटीजीसी। आई जस्ट राइट एटीजीसी ताकि आपको इजीली याद रहे, एटीजीसी। वहीं पे आपके आरएनए के अंदर आपको मिलता है एयूजीसी, यानी कि एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो इट्स समथिंग लाइक दिस, डीएनए इज डबल हेलिकल, जहां पे आपके पास एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, डीएनए के साथ थाइमिन है, लेकिन आरएनए के साथ यूरेसिल है, और डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी डिफरेंसेस है थोड़ी देर में और बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट लेट्स नो अबाउट आरएनए। सर डीएनए तो आपने बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो आरएनए क्या है? आरएनए भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। सर आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है। ओके, डीएनए कैन प्रोड्यूस डीएनए कैन रेप्लिकेट इनटू डीएनए, उसको रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। डीएनए और भी ज्यादा डीएनए बना सकता है, इट्स कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए आरएनए भी बना सकता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए भी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं वो आरएनए से ही होते हैं। तो आपका आरएनए इट इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट प्रोटीन। इट ऑल्सो कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए तो आरएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग वायरसेस की बात करेंगे, वायरसेस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और जिस वायरस में आरएनए है तो उसके लिए तो जेनेटिक मटेरियल ही बन गया ना सीधे सीधे। इसके अलावा आरएनए के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है। आरएनए को हम लोग कैटेगराइज भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन। तो आरएनए कैन हेल्प, और आरएनए क्या फंक्शंस इंक्लूड होते हैं? आरएनए एडिटिंग, जीन रेगुलेशन, आरएनए इंटरफेरेंस, प्रोटीन प्रोडक्शन, अलग अलग तरह के आरएनए मिलते हैं। 3 तरह के जो मेजर आरएनए है वो है एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर, एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या करता है? ये मैसेज कैरी करता है, कहां से? डीएनए से, राइट? इट कैरीज मैसेज। व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज? द ब्लूप्रिंट टू मेक विच प्रोटीन। आपके बॉडी में किस तरह के प्रोटीन बनना है इसका ब्लूप्रिंट है, ये मैसेज लेकर जाता है। फ्रॉम वेयर? जैसे मैंने आपको बताया था, आई होप यू रिमेंबर, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा एरिया है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज वेरी रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन्स। यहीं पे आपको ज्यादा ज्यादा आरएनए मिलेगा। सो इसके अलावा आपका टीआरएनए ट्रांसलेशन आरएनए, इट डायरेक्टली ट्रांसलेट्स इनटू प्रोटीन, यानी कि ट्रांसलेशन आरएनए से सीधे डायरेक्टली प्रोटीन बन जाता है, जो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। इसके अलावा यू हैव आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। आपका जो राइबोसोमल आरएनए है वो आपकी एसेंशियल प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, डीएनए से डीएनए जब बनता है इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए टू डीएनए इज रेप्लिकेशन। डीएनए टू आरएनए इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब हमारी बॉडी में इसका रिवर्स नहीं मिलता है, बट कुछ कुछ वायरसेस इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आरएनए से डीएनए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ल्यूको वायरस में मिलता है, ल्यूको वायरस कैन एक्चुअली गो फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हमारी बॉडी में ज्यादा नहीं मिलता है, बट डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा आरएनए टू प्रोटीन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन टर्म। ट्रांसलेशन तो कैसे बनता है? जैसे अगर समझ लो डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, इफ इट इज अ डबल स्ट्रैंड डीएनए तो सबसे पहले स्ट्रैंड्स ओपन हो जाएंगे, और अगर आरएनए बनना है तो यहां पे थाइमिन विल टर्न टू यूरेसिल, नहीं तो एक सेकेंड स्ट्रैंड अपीयर हो जाएगा, तो डीएनए टू डीएनए बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए आरएनए, जैसे मैंने आपको बताया, एक में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, एक में राइबोज शुगर है। डीएनए कहां कहां मिलता है? डीएनए यू डू अंडरस्टैंड, डीएनए आपके क्रोमोसोम से मिलता है, न्यूक्लियस से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। आरएनए का काम क्या है? आरएनए इट रेगुलेट्स, आरएनए कैन बी फाउंड इन साइटोप्लाज्म, आरएनए कैन बी फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस में मिल जाता है। इसके अलावा ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट नोट करना है आरएनए कैन ऑल्सो बी डबल स्टैंडर्ड। प्लीज नोट करना है, एक चीज रिपीट करो, डीएनए हमारी बॉडी में डबल स्टैंडर्ड है, बट डीएनए कैन बी डबल स्टैंडर्ड, डीएनए कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए कैन बी डबल स्टैंडर्ड, आरएनए कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड। ये नोट करना है, हमेशा नोट करना है, ठीक है। बट कुछ कुछ वायरस में जैसे मैंने बताया, इट कैन बी डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज वेल। क्यों डबल स्टैंडर्ड आरएनए? मतलब उसके अंदर यूरेसिल ही है या फिर दूसरा नाइट्रोजन बेस है,
यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन है, यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरासिल है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है। ये लंबा मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, ये रिलेटिवली शॉर्ट होता है और कम इंफॉर्मेशन, ये कम इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है। इसके अलावा यहां पे आपका चरगाव्स रूल इज ऑफ कोर्स फॉलोड, मतलब आप यूरिन से उतना pyrimidines मिलेगा। यहां पे शायद चरगाव्स रूल फॉलो ना करें, यानी कि इन आरएनए चरगाव्स रूल इज नॉट फॉलोड। और डीएनए इज बेसिकली योर हेरिडेटरी मटेरियल, आरएनए इट मे बी हेरिडेटरी मटेरियल फॉर सम वायरसेस एटसेट्रा, बट इट इज जनरली यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन आर बॉडी लार्ज, ठीक है। आई होप कि इससे आप सभी को चीजें क्लियर हो गई है। आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए, द टर्म्स रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर। आई होप you people have gained enough idea. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में मल्टीपल सब यूनिट्स की डिस्कशन हो चुकी है। शुरुआत में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स की डिस्कशन की थी, प्रोटीन्स की डिस्कशन की, लिपिड्स की डिस्कशन की, हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में समझा, हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल को भी जाना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे विटामिन के बारे में। चलिए बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, बायोमोलिक्यूल्स की हमारी जो डिस्कशन हो रही थी उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स की चर्चा की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, क्रेब्स साइकिल के बारे में हम लोगों ने बात की थी, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में भी डिस्कशन हमारा खत्म हुआ। द लेटेस्ट डिस्कशन वाज अबाउट न्यूक्लिक एसिड। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉटन अ गुड आइडिया अबाउट दैट। आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है माइक्रो ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, दैट इज विटामिन। अब विटामिन माइक्रो में क्यों आता है? क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इट इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी इन मिलीग्राम्स। कुछ कुछ तो हमें माइक्रोग्राम में जरूरत पड़ती है, चुटकी भर इन बायोमोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। अब ये जो चुटकी भर बायोमोलिक्यूल्स है, अगर ये मेरे बॉडी में नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इतना ही लगता है, लेकिन अगर नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो आज विटामिन की डिस्कशन होगी। जैसे मैंने आपको बताया, वाटर गैसेस की डिस्कशन नहीं होगी। अगले डिस्कशन में विल टॉक अबाउट मिनरल ट्रेस एलिमेंट्स एंड देन विल कंक्लूड दिस चैप्टर। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हमारा डिस्कशन केवल माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बचा हुआ है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारा चर्चा हो चुका है। विटामिन के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, विटामिन के बारे में बात करेंगे, देन विल टॉक अबाउट सम ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो मिनरल्स दैट वी नीड, और उसी माइक्रो मिनरल्स के साथ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ हम लोग जो भी हमें इनऑर्गेनिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फिर मैक्रो मिनरल्स है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक शॉर्ट लिस्ट हम लोग बात करेंगे एंड देन विल कंक्लूड दिस चैप्टर। बट आज का डिस्कशन है विटामिन के बारे में। आई एम क्वाइट श्योर आप सभी लोग सोच रहे होंगे, सर ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही आसान है। बट फिर भी मेरी तरफ से अनुरोध है कि डिस्कशन पूरा एंड तक सुने, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेगी। जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो, क्लैरिटी आपकी डेवलप होगी। अब ये विटामिन क्या है? सबसे पहली चीज, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नोट करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। इसीलिए जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन हुआ था, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसके बाद मैक्रो माइक्रो में हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही माइक्रो मात्रा में जरूरत पड़ती है, बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर ये मेरे बॉडी में नहीं है तो मुझे स्पेसिफिक बीमारियां दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका होना अनिवार्य है। समझ गए? तो विटामिन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, मेरा बॉडी विटामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मेरा बॉडी विटामिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए विटामिन आर एसेंशियल फॉर मी, और इसे मुझे खाने में कंज्यूम करना पड़ता है, यानी कि विटामिन मस्ट बी कंज्यूम थ्रू डाइट। ऑफ कोर्स मेरे बॉडी में, अब जैसे विटामिन डी है, मेरा बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ और जरूरत पड़े, यानी कि सनलाइट की जरूरत पड़ती है। सनलाइट में से जो यूवीबी, अल्ट्रावायलेट बी लाइट है, वो अगर जब मेरे स्किन पे पड़ेगा तो मेरे स्किन के अंदर, मेरे इंटेग्युमेंट्री सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह का एक सेटअप बना हुआ है जिससे विटामिन डी प्रोड्यूस करने का प्रीकर्सर प्रोड्यूस होगा। तो जब वो प्रीकर्सर मेरे लीवर तक पहुंचेगा, उसके बाद विटामिन D3 का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नोट करना है, डायरेक्टली प्रोडक्शन नहीं होता है, तो विटामिन हम लोग नहीं बना सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे बाहर से खाना पड़ता है। अब जब हम लोग विटामिन की बात करते हैं, हमारे बॉडी में जो एसेंशियल विटामिन है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम लोग कैटेगराइज करते हैं दो प्रकार में। एक है फैट सॉल्युबल, यानी कि विटामिन
जो केवल फैट के अंदर घुल सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन के लिए फैट बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बोला था, अगर आप में से कोई है जो कहता है नहीं नहीं आई वॉन्ट टू बिकम जीरो फैट पर्सन, साइज 0%, फैट खाऊंगा ही नहीं, फैट खाऊंगी नहीं, फैट तो बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, है ना, यू नीड इट, बट ऑप्टिमम मात्रा में चाहिए। क्यों? क्योंकि फैट एक एनर्जी सोर्स है, पूरा का पूरा सेल का मेम्ब्रेन, आपका सेल के अंदर सेल के जो मेम्ब्रेन्स बने हुए उसके लिए फैट जरूरी पड़ता है, ब्रेन के लिए फैट जरूरी है, वैसे ही विटामिन अब्जॉर्प्शन के लिए फैट जरूरी है। कौन से विटामिन से जो फैट सॉल्युबल है वो है ADE के, नोट करना है। कई बार स्टूडेंट्स को ये भी बताता हूँ, इसको अगर याद रखना है तो एक एक्रोनिम भी है केडा करके, केडा या फिर कीड़ा कह सकते हो, विटामिन ADE के। मैं तो ADE के करके याद रखता हूँ, बट अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो। तो विटामिन ADE के फैट सॉल्युबल है, और बाकी जो विटामिन है प्रिडोमिनेंटली विटामिन B और विटामिन C, ये है आपके वाटर सॉल्युबल, यानी कि ये पानी के अंदर आसानी से घुल मिल सकते हैं, पानी के अंदर ये सॉल्युबल हो जाएंगे। अब विटामिन B जो है ना, विटामिन B इज अ कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर बहुत सारे आपको दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जिसे हम लोग कैटेगराइज कर चुके हैं विटामिन B1 B2 एटसेट्रा करके, तो हम लोग इनके बारे में 1 बाय 1 जानेंगे। अब कई सारे लोग, जब भी मैं विटामिन की डिस्कशन करता हूँ क्लास में भी, तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर क्या मुझे ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है? मैं कहूँगा कुछ सिस्टम बनाएं जिससे कि कोशिश करें कि ये ध्यान में रहेंगे, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में चीजें ऑब्जर्व करें। जब भी समझ लो आप नींबू खा रहे हो तो पता चलेगा आई एम हैविंग एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन C कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना, उस तरह की कुछ चीज। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू मग इट अप, बट कुछ सिस्टम बनाए जिससे कि आप उसको इंटीग्रेट कर ले अपने अंदर, बहुत ही जरूरी डिस्कशन। तो चलिए 1 बाय 1 इन विटामिन के बारे में जानते हैं। और मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, विटामिन उसका केमिकल नेम आपको याद नहीं रहे तब भी जरूरी नहीं है, नॉट एन इशू, लेकिन उसका महत्व क्या है, अगर वो मेरी बॉडी में नहीं है किस तरह की बीमारी करता है। अंत में मैं आपको बताऊंगा इसका भी जवाब कि ये कहां से मिल सकता है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना दे आर मोर इंटरेस्टेड, अपनी हेल्थ में इंटरेस्टेड होते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे विटामिन A चाहिए, कहां से मिलेगा? तो मैं आपको अंत में बताऊंगा कि हर एक विटामिन आपको कहां से मिल सकता है, वो भी ठीक है। अब सबसे पहले विटामिन A, ये है फैट सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल। विटामिन A का केमिकल नेम है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल, रेटिना, आपकी आंखों के अंदर रेटिना है तो रेटिनॉल है ना। रेटिनॉल एक एसेंशियल विटामिन है मेरे विजन के लिए, आंखों के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा इट ऑल्सो सपोर्ट्स माई इम्यून फंक्शन। अगर विटामिन A नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम भी आपका गड़बड़ा सकता है। आपके स्किन के लिए वो बहुत जरूरी है। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंखों के लिए तो है ही, इम्यून सिस्टम के लिए भी है और स्किन के लिए। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब भी आपको कुछ जले या फिर कुछ हो, स्किन के ऊपर कुछ लगा रहे हो, तो स्किन क्रीम के पीछे क्या है करके देखना। जैसे बर्नॉल हो या फिर कोई दूसरा स्किन क्रीम है, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखना, क्या उसके अंदर रेटिनॉल है। हम क्वाइट श्योर कि आपको मिल जाएगा, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। आपने देखो कई बार विटामिन A का सप्लीमेंट दिया जाता है बच्चों को, स्पेशली विटामिन A का सप्लीमेंट हर 6 महीने एक बार डायरेक्टली सप्लीमेंट देते हैं हमारे ये जो हम लोग कहते हैं ना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। ऑल्दो आई वुडंट कंसिडर दिस टू बी काइंड ऑफ वैक्सीन, लेकिन हेल्थ के लिए बच्चों को ये भी दिया जाता है हर 6 महीने में, डायरेक्टली ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो आपको याद होगा। तो नोट करना है, विटामिन A अगर आपकी बॉडी में कम हो जाए तो आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपको हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में ना दिखाई दे। कई बार अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर विटामिन A की कमी होती हुई जाए तो आपको ज़ीरोफ्थैल्मिया भी हो सकता है। ज़ीरोफ्थैल्मिया का मतलब है पूरा का पूरा दिखना ही बंद हो जाएगा। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, लीडिंग टू मोर एंड मोर इन्फेक्शंस। तो विटामिन ए बहुत जरूरी है। अगला विटामिन डी, ADE मैं जैसे याद रखता हूं उसी तरह सब पढ़ा रहा हूं। विटामिन डी, अब विटामिन डी इसके अंदर भी आपको वेरिएंट्स मिलेंगे। विटामिन डी के टोटली 5 वेरिएंट है, विटामिन D1 D2 D3 D4 D5। तो 2 हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा अगर आपको याद भी रखना है तो केवल एक विटामिन D3 याद रखें। विटामिन D3 इज कॉल्ड एज कोलेकैल्सिफेरॉल। इसके अलावा विटामिन D2 है एर्गो कैल्सिफेरॉल। तो अगर आपको विटामिन डी सिंपल कैल्सिफेरॉल के नाम से आप याद रख लो। डी से हड्डी, है ना, ऑल्दो H से हड्डी आता है बट डी से हड्डी, एंड में डी आ गया ना, तो इसलिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है हमारे हड्डियों के लिए। क्यों? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर आप कितना भी दूध पीते जाओ,
अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं है तो उस दूध में से कैल्शियम आपको मिलेगा ही नहीं। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों की मिनरलाइजेशन के लिए, दोनों की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। अब तो समझ में आ गया सर, अगर बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो हड्डियों से जुड़ी बीमारी हो जाएगी। बच्चों के अंदर रिकेट्स होती हैं, बड़ों के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया होता है। ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपके धीरे धीरे आपकी हड्डियां, बोन कमजोर होते रहती हैं, बोन पेन होता है, मसल पेन होता है। इसके अलावा ऑफकोर्स मिनरलाइजेशन और ग्रोथ के लिए तो जरूरी है ही। बचपन में कहते हैं ना, इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो अगर बच्चा है 1-2 महीने का, 6 महीने का बच्चा, बोलते हैं उसको धूप में लेकर जाना। क्यों? क्यों? क्योंकि उस बच्चे को विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल उठता है, सर विटामिन डी बनता कैसे मेरे बॉडी में? हम लोग उस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बट सनलाइट जो मिलती है हमें, सनलाइट जो मिलती है, यूवीबी, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन मुझे खतरा नहीं करती है। अल्ट्रावायलेट ए बहुत खतरनाक होती है, अल्ट्रावायलेट बी जब मेरे स्किन पे गिरती है तो मेरे स्किन के जो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है उसके अंदर से एक कंपाउंड रिलीज होता है विच इज अ प्रीकर्सर टू विटामिन डी, और ये आपके लिवर में प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाता है। ये नोट करना है, ओके। इसीलिए कहा जाता है बाहर निकलो, धूप लो, धूप खाना बड़ा जरूरी है। अब कोई कहता है कि सर कौन सी धूप खाए? अरे कभी भी खा लो यार। हम तो कहते हैं सुबह, लोग कहते हैं कि सुबह सुबह 7 बजे की, मैं तो कहता हूँ कभी भी चले जाओ, धूप में चले जाओ, थोड़ा सा धूप में सनलाइट आपको मिलना जरूरी होता है। अब इसके बाद लोग पूछते हैं कि सर ये जो विटामिन डी है कि मतलब ये कैसे मिलेगा? क्या मुझे मतलब ऐसे कपड़े वपड़े खोल के बैठ जाना पड़ेगा क्या, है ना? डू हैव टू गेट कंप्लीटली एक्सपोज टू सनलाइट? ये नॉर्मली क्लास में मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने पूछा था, सर ये जो फॉरेन में इन अदर कंट्रीज दे डू सन बेदिंग, नो ऐसे, तो क्या उस तरह की चीज जरूरी होती कि नहीं? सिंपल रूल है, 20-20 रूल है। यहां पे ना रूल है 20-20, याद रखना है। 20-20 मतलब 20 मिनट 20% एक्सपोजर, बस, ठीक है। 20 मिनट के लिए 20% एक्सपोजर हो, यानी कि सिंपल, अगर आपका फेस, हाथ और पैर भी एक्सपोजर है, काम खत्म है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सन बेदिंग करना है, इस तरह की कोई चीज नहीं। 20-20 रूल है। तो घर से बाहर जाओ, थोड़ा सा सनलाइट लो, सुबह अगर हो तो अच्छा है, सुबह उतनी ज्यादा आपको चुभता नहीं है, सुबह आपको बहुत ज्यादा यूवीए नहीं मिलता है, बट दोपहर में अगर जाओगे तो टैनिंग वगैरह भी हो जाती है। तो सुबह सुबह घर से बाहर जाइएगा, थोड़ा सा सनलाइट लीजिएगा, यू विल स्टे हेल्थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर नहीं देखा है तो ऑब्जर्व करना, आगे से ऑब्जर्व करना, स्पेशली आपके घर में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो वो कंप्लेंट करेंगे, जनरली कंप्लेंट करेंगे विंटर्स में। जब ठंड आती है ना तो कंप्लेंट करेंगे मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरे जॉइंट पेन हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे साथ तो होता ही है विंटर्स में। अब हमारे यहाँ पे विंटर में सनलाइट तो आता नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो हायर लैटिट्यूड कंट्रीज है, वहां पे तो बहुत महीनों तक सनलाइट नहीं आती, तो वो लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हैं, है ना? तो ये आपने देखा होगा, अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो आगे से करना, और ध्यान से मतलब सभी लोग थोड़ा सा सनलाइट में चले जाइएगा, ठीक। चलिए, विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इनफैक्ट मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ विटामिन ई टोकोफेरॉल को कहता हूँ ये ब्यूटी विटामिन है करके। आजकल काफी सारे ऐड भी आते हैं ना विटामिन ई की, जो टैबलेट बेचते हैं, ईवियन आती है ना, ईवियन 400, ईवियन 600 करके एमजी। तो विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में से जो इंप्योरिटीज होती हैं, फ्री रेडिकल्स होती हैं, उससे जो डैमेज होता है उसको हटाती है। इसके अलावा आपके इम्यून सिस्टम को भी काफी मदद करता है विटामिन ई। विटामिन ई स्पेशली बच्चों में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चों में नहीं मिलेगा तो एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। विटामिन ई इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी के लिए, जैसे स्किन केयर के लिए, फर्टिलिटी के लिए, मेल फर्टिलिटी के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। तो विटामिन ई अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो जाते हैं, कई बार विजन प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चों के अंदर हेमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है। तो विटामिन ई का भी बहुत ज्यादा महत्व है। इसके अलावा विटामिन के फिलोक्विनोन, ऑल्दो विटामिन के भी आपको वेरिएंट्स मिलेंगे, विटामिन K1 K2, दिस इज विटामिन K1। फिलोक्विनोन, आई एम गिविंग यू वेरी जेनेरिक नेम। इसके अलावा दूसरे क्विनोन्स भी हैं जो विटामिन के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, बट इफ यू रिमेंबर दिस मोर देन एनफ। मैं हमेशा पढ़ाता हूं विटामिन के यानी खून, ओके, के से खून। वाई? बिकॉज विटामिन के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर
ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के फिलोक्विनोन आपके बॉडी में चाहिए क्योंकि ब्लड क्लॉट होना है। अगर विटामिन के मेरे बॉडी में नहीं है, एक छोटा सा खरोच भी आ जाए, इतना सारा खून बह जाए कि डेथ हो जाएगी। सो यू नीड विटामिन के वेरी 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 एसेंशियली। ओके, तो विटामिन के होना चाहिए। तो कई बार विटामिन के से जुड़ी हुई प्रॉब्लम कब होती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ पेशेंट होते हैं जिन्हें हेपेरिन दिया जाता है, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड थिनर कहते हैं ना, वारफेरिन हेपेरिन जो होते हैं, बहुत ज़्यादा वारफेरिन बहुत ज़्यादा हेपेरिन अगर बॉडी में चला जाए तो फिलोक्विनोन यानी कि विटामिन के कमी हो जाती है, तो खून बड़ा पतला हो जाता है। तो समटाइम्स बिकॉज ऑफ वारफेरिन पॉइजनिंग ऑल्सो प्रॉब्लम्स माइट अकर, क्योंकि खून बहुत पतला बन गया, तो फिलोक्विनोन एज अ काउंटर दिया जाता है फॉर वारफेरिन पॉइजनिंग। ध्यान रखना है बस। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बहुत ही सिंपल है सर, ब्लीडिंग डायथेसिस हो जाएगा, मतलब छोटा सा कट हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा। तो विटामिन के योर बॉडी नीड्स इट फॉर क्लॉटिंग। इट इज ऑल्सो देर आर ऑल्सो एविडेंसेस दैट विटामिन के कैन हेल्प यू विथ हेल्दी बोन्स एज वेल। ओके राइट। सो विटामिन ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ए डी ई के, इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट बहुत जरूरी है। इसके अलावा विटामिन सी, अब विटामिन सी तो मुझे बताने का जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि कोविड-19 में हर कोई विटामिन सी को जादुई विटामिन बता चुका है, एवरीबॉडी। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। ये कहाँ पे मिलता है? सिट्रस फ्रूट में मिलता है, नींबू में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, मौसमी में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा वो आंवला में मिलता है। आंवला जो कहते हैं ना, आंवला जूस, आयुर्वेद में काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना आंवला, इट इज़ मोर लाइक इट इज़ मोर लाइक लाइफ सेविंग या फिर लाइफ इलोंगेटिंग काइंड ऑफ अ ड्रग, ड्रग और जूस, आंवला जूस है ना। तो विटामिन सी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि बॉडी में से जो फ्री रेडिकल्स है जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं उन्हें हटा देता है। इसके अलावा ओवरऑल मसल डेवलपमेंट में, इम्यून सिस्टम में, कनेक्टिव हेल्थ टिश्यू में, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हर चीज में विटामिन सी मदद करता है। ओके, हर चीज में विटामिन सी मदद करता है। और क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, तो आप जानते हो कि पके हुए खाने में आपको ज़्यादा विटामिन सी नहीं मिलेगा, इसलिए कहते हैं कच्चा खाना खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी ब्रेक डाउन होता है। जैसे ही आप खाने को गर्म करो तो विटामिन सी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसीलिए इसे कंज्यूम डायरेक्ट नींबू ऊपर से। अगर विटामिन सी का बॉडी में कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी एक बीमारी है जहाँ पे आपको वीकनेस हो सकती है, फेटिग हो सकता है, स्पेशली जो गम्स होते हैं ना, स्वोलन और ब्लीडिंग गम्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको छोटा सा मार भी लग जाए वो जल्दी से हील नहीं होता। ठीक है, तो विटामिन सी इज अगेन अ वेरी एसेंशियल विटामिन। इसके अलावा वी हैव विटामिन बी। विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले विटामिन बी वन। बी वन इज थाइमीन। अब बी वन, जितने भी मैं विटामिन बता जाऊंगा, बी वन, बी टू, बी थ्री, सारे के सारे आपको प्रिडोमिनेंटली मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दे आर नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होना है, प्रोटीन ब्रेक होना है, फैट ब्रेक होना है। तो बी वन इज नीडेड फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इट इज ऑल्सो नीडेड फॉर हार्ट फंक्शन। अगर नहीं है तो प्रिडोमिनेंटली एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखो, इट कैन लीड टू हेमोडायलिसिस। राइट। अब विटामिन बी वन डेफिशिएंसी हो जाए तो बीमारी होती है बेरी बेरी, स्पेशली बच्चों में काफी मिलती है बेरी बेरी। बी वन बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होता है? मसल आपकी वीक हो जाएंगे, बड़ी जल्दी बच्चों को ना ऐसे फैटिग हो जाता है, बहुत ही जल्दी लगता है कि थक गए हैं, नर्व डैमेज हो सकता है, मसल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विटामिन बी वन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी बेरी। सिमिलर बी टू इज राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन ये भी आपको मदद करता है इन योर मेटाबॉलिज्म। एसेंशियल जो सेलुलर फंक्शंस है वर्क एफिशिएंटली होने के लिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इसमें मदद करता है। अगर B2 की बॉडी में कमी हो जाए तो आपको बीमारी होती है एरिबोफ्लाविनोसिस। विटामिन B2 डेफिशिएंसी कॉजेस एरिबोफ्लाविनोसिस और ए राइबोफ्लाविनोसिस आप कह सकते हो। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन डिसऑर्डर्स। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। स्किन डिसऑर्डर्स है, ज्यादा मुंह के अंदर, आपके मुंह से नाक से ब्लड निकल आता है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, यानी कि आपके माउथ के कॉर्नर में, स्पेशली यहाँ पे लीजन्स हो सकते हैं, या फिर आपको चेलोसिस हो सकता है, जैसे कि फटे हुए लिप्स, है ना। तो विटामिन बी वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको ऐसा लगे कि इधर उधर जल रहा है, इधर से खून निकल रहा है ना माउथ से, तो प्रॉबेबली ए राइबोफ्लाविनोसिस है। थोड़ा सा विटामिन बी टू का सप्लीमेंट ले ले। विटामिन बी थ्री का नाम है नियासिन। नाउ विटामिन बी थ्री इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। इट इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन।
साथ ही साथ नियासिन ऑल्सो हेल्प्स इन नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग। अगर नियासिन की बॉडी में कमी हो जाए तो बीमारी होती है पेलाग्रा। पेलाग्रा नाउ पेलाग्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 Ds। पेलाग्रा इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 Ds: डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ। यानी कि डायरिया, मोशंस, लूज मोशंस; डर्मेटाइटिस, स्किन के ऊपर बीमारियां, स्किन की खुजली; अल्टीमेटली डिमेंशिया यानी कि चीजें भूल जाएगा इंसान, और डेथ हो सकती। यानी कि जो नियासिन की जो कमी हो जाएगी, सबसे पहले साइंटिस्ट कहते हैं उसकी शुरू होती है पेट से, उसकी शुरुआत होती है पेट से। पेट के अंदर, गट के अंदर विटामिन B3 की कमी हो गई है, इसकी वजह से डायरिया हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्किन प्रॉब्लम्स, नर्वस प्रॉब्लम्स, इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है। ओके, पेलाग्रा क्लियर। इसके अलावा विटामिन B5, विटामिन B5 इज पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है, अगेन फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इट ऑल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्दी स्किन। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है कोएंजाइम, आपने देखा होगा कल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में, कल नहीं उससे पहले वाले क्लास में। अगर विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड की बॉडी में कमी हो जाए तो आपको बीमारी हो सकती है पैरास्थेसिया। पैरास्थेसिया का मतलब है आपके नर्व फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाना। जैसे आपने देखो कई बार बॉडी के अंदर ना ऐसा लगता है कि कुछ टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है, स्पेशली अगर कोई मसल में खिंचाव हो जाए तो आपको उस मसल में ऐसा लगता है कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं चुम चुम करना ना, टिंगल करना होता है ना। तो टिंगलिंग सेंसेशन इज फेल्ट इन द बॉडी। पैंटोथेनिक एसिड की डेफिशिएंसी ऑल्सो आपको मसल क्रैम्प ला सकता है, नमनेस ला सकता है, फेटिग ला सकता है ना, बहुत जल्दी थक जाते हो आप। ये सारी चीजें मसल के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा विटामिन B6 है, B6 इज पिरिडॉक्सिन। विटामिन B6 पिरिडॉक्सिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। B6 की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो आपको एनीमिया हो सकता है, यानी कि वीकनेस हो सकती है। डिमेंशिया, सॉरी डर्मेटाइटिस, नॉट डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। न्यूरोपैथी हो सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जहां पे आपको सडनली आपके जैसे नर्व वीकनेस हो सकती है, आपका कहीं पे जैसे फीट में पेन, पैरों में पेन, हाथों में पेन आ सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन भी आ सकती है आपको। कई बार B6 की कमी से दिमाग, जैसे दिमाग में भी कंफ्यूजन हो सकता है, इश्यूज लाइक वर्टिगो एटसेट्रा कैन ऑल्सो हैपन। ठीक है, B6 पिरिडॉक्सिन वेरी इंपॉर्टेंट। B7 है बायोटिन। अब B7 है, इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज विटामिन H। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ ऑफ द स्किन, हेयर। ठीक है, तो बायोटिन हेल्दी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म में भी काफी मदद करता है विटामिन B7। इनफैक्ट बायोटिन के डायरेक्ट सप्लीमेंट भी आपको मिल जाते हैं। अगर बायोटिन की आपकी बॉडी में कमी हो जाए तो फिर से स्किन बेस्ड डिसीजेस आने लगती हैं और नर्वस डिसीजेस आने लगती हैं। B7 के अलावा विटामिन B9 है, इट इज फोलिक एसिड। है तो बहुत ही आसान है, फोलिक एसिड ये प्रिडोमिनेंटली आपको हरे पत्तों में मिलता है। फोलेट, आयरन बेस्ड। फोलिक एसिड नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है, आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए फोलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज को फोलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है, नॉट जस्ट फॉर द लेडी, क्योंकि वहां पे फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो लेडी को भी एनीमिया हो सकता है, लेकिन बच्चे की डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फोलिक एसिड सप्लीमेंट जरूर दिया जाता है। फोलिक एसिड अगर बॉडी में नहीं है तो एनीमिया हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, है ना, जिससे कि आपके दिमाग के ऊपर भी इंपैक्ट हो सकता है। आपकी जो आरबीसी है वो बड़ी हो जाती है, बिग हो जाती है और काम अच्छे से नहीं करती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाता है। अगर फोलिक एसिड कमी हो जाए तो बच्चों के अंदर न्यूरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं होती है, इसलिए फोलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोबालामाइन है, विटामिन B12, कोबालामाइन है। विटामिन B12 तो बहुत जरूरी है, ये आपकी सारी बॉडीली फंक्शंस के लिए जरूरी होता है। कोबालामाइन तो बहुत जरूरी है आपके नर्वस सिस्टम के लिए, पूरे के पूरे नर्व सिस्टम को वर्क कराने के लिए। अब नर्व सिस्टम, मसल सिस्टम, नर्व सिस्टम कनेक्टेड ही है, तो अगर आपकी बॉडी में साइनोकोबालामाइन या फिर विटामिन B12 कोबालामाइन कम हो जाए तो वहां पे आपके मसल्स वीक हो जाएंगे,
टिंगलिंग सेंसेशन आ जाएगी, न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 ऑल्सो हेल्प्स इन कन्वर्टिंग एनर्जी। साथ ही साथ बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में, इन्फेंट्स के ब्रेन डेवलपमेंट में विटामिन B12 बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं है तो आपको फिर से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, साथ ही साथ आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये नोट करना है, ठीक है। अब आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने चर्चा की, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया विटामिन A, D, E, K और विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, फिर B9, B12। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर यहां से ये B4 कहां चला गया सर यहां पे आपने वो B8 भी नहीं लिखा है, B10 भी नहीं लिखा है, B11 भी नहीं लिखा है, ये कहां चले गए? क्या ये विटामिन नहीं है? देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन हम लोग इसको विटामिन में कैटेगराइज नहीं करते, बारिंग आई वुड से B4 अ लिटिल, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दीज आर नॉट एसेंशियल फॉर अस, हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, इसलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड एज विटामिन पर से, ठीक है। इसके अलावा सर मिलता कहां पे, आपके लिए एक चार्ट बना दिया मैंने। विटामिन ए कहां मिलता है? सिंपल, विटामिन ए आपको अंडों में मिलता है, विटामिन ए गाजर में मिलता है, विटामिन ए मैंगो में मिलता है, B1 टूना फिश में मिलता है, होल ग्रेन में मिलता है, B2 आपको मशरूम में मिलता है, होल ग्रेन मिलता है, मिल्क में आपको नोट करना है, मिल्क में विटामिन B2 मिलता है। आई एम हाईलाइटिंग दिस, मिल्क में विटामिन B2 मिलता है, क्योंकि कई लोगों का एक बिलीफ सिस्टम है कि दूध के अंदर विटामिन नहीं होता है करके, ऐसा नहीं है, दूध के अंदर कुछ कुछ विटामिन जरूर मिलते हैं। जैसे विटामिन के पालक में मिलता है आपको, स्पिनच में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। सबसे अच्छा चीज़ है यार, हरी चीज़ें खाओ ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लो आप, हर जगह पे जहां पे भी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल लोगे ना, तो ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन कैन बी फाउंड, ठीक है, क्लियर, राइट। चलिए, तो ये विटामिन का डिस्कशन था। इससे पहले कि मैं जाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देके आपको जाना चाहता हूं, ताकि हम इस चैप्टर को एंड करें, इस डिस्कशन को एंड करें, नॉट चैप्टर, क्योंकि अगर अभी हमारा ट्रेस एलिमेंट्स बाकी है। तो विटामिन का जो सब यूनिट है उसको खत्म करने से पहले एक चीज जानना है, हाइपर विटामिनोसिस के बारे में। ये बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि कई सारे लोग ना करते क्या है, जैसे मैं पढ़ा देता हूँ विटामिन के बारे में तो लगता है कि अरे विटामिन मैं खा लेता हूँ, बहुत सारा विटामिन मैं ले लेता हूँ। बहुत ज्यादा विटामिन लेने से भी प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी के अंदर हर चीज ऑप्टिमम मात्रा में चाहिए। If you have too many vitamin, it leads to hypervitaminosis. Hypervitaminosis can create problems to you. Hypervitaminosis का मतलब क्या है? जिस मात्रा में विटामिन चाहिए आपको ज्यादा मात्रा में है, which can cause you some sort of irritability or toxicity. और hypervitaminosis predominantly, आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगे, सर hypervitaminosis कब हो सकती है या फिर किस विटामिन से हो सकती है? मैं कहूंगा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहूंगा विटामिन A, D, E, K के साथ हाइपर विटामिनोसिस हो सकती है। क्यों? बाकी तो वाटर सॉल्युबल है, तो भैया जल्दी से एक्सपेल आउट भी हो जाएंगे, लेकिन फैट सॉल्युबल है, फैट मेरी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो अगर एक्सेस विटामिन स्टोर हो गया तो क्या हो सकता है ना? तो इट कैन लीड टू प्रॉब्लम से हाइपर विटामिनोसिस A, हाइपर विटामिनोसिस D, हाइपर विटामिनोसिस K, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाइपर विटामिनोसिस A अगर आपको हो जाए तो कई बार आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लिवर फंक्शन खराब हो सकती है, कई बार डिजीनेस, इरिटेशन आपको हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि विटामिन कंज्यूम नहीं करना है, जैसे हैव ऑप्टिमम मल्टीविटामिन जैसे कहते हैं, आजकल तो डेली सप्लीमेंट भी आ चुके हैं, ठीक। बट ध्यान रखना, हाइपर विटामिनोसिस इज ऑल्सो एन इशू, स्पेशली विथ फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K, ठीक है। इसके अलावा एक और विटामिन में नहीं कहूंगा, लेकिन इसको नोट करना है, कोलिन, विटामिन B4, ये विटामिन है क्या? ये विटामिन नहीं है एक्चुअली, इसको अब कंटेस्टेड है। कुछ लोग कहते हैं कि कोलिन बड़ा जरूरी है, कुछ लोग उसको विटामिन नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, बट लार्जली वी डोंट कंसिडर एज अ विटामिन। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेरी बॉडी के लिए जरूरी है। इट इज नेदर अ विटामिन नॉर अ मिनरल। कई बार क्योंकि इसका स्ट्रक्चर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो विटामिन B1, B2, B3 है, B5, इनके काफी क्लोज है, तो कोलिन कई बार मेरे बॉडीली फंक्शंस में मदद करता है, जैसे कि ब्रेन फंक्शन में, सेल फंक्शन, मसल फंक्शन में काफी मदद करता है, इसलिए नोट करना है। समटाइम्स कोलिन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ विटामिन, ठीक है।
ऑलराइट, राइट। Currently, the discussion is about the chapter called as बायोमोलिक्यूल्स। इनफैक्ट इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने अलग अलग सब यूनिट्स के बारे में भी डिस्कशन की हुई है। अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, विटामिन के बारे में। हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल के बारे में भी डिस्कशन की हुई है। आज इस चैप्टर का आखिरी सब यूनिट है। आज हमारी डिस्कशन होने वाली अबाउट ट्रेस मिनरल्स, जहां पे हम लोग माइक्रो मिनरल्स के बारे में बात करेंगे, माइक्रो मिनरल्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन हो रही थी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स जो रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी, जहां पे हम लोगों ने हमारी डिस्कशन शुरुआत की थी क्लासिफिकेशन करके अंडर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक का डिस्कशन किया हुआ है। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया था मैक्रो लेवल पे वाटर गैसेस है, इसके यहाँ पे मैक्रो मिनरल्स भी है कुछ, हम लोग बात करेंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक में माइक्रो एलिमेंट्स यानी कि ट्रेस एलिमेंट्स हमारी बॉडी में जरूरत होती है, उनकी जरूरत होती है। इनके बारे में आज हमारी डिस्कशन होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड सारी चीजें कवर की हुई है। जिसको भी प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए, यू कैन सिंपली सर्च ऑन यूट्यूब विद दिस पर्टिकुलर कोड राहुल साई 222। ये मेरा सोशल मीडिया का आईडी है, इसी नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर कंटिन्यूसली मैं वीडियोस अपडेट करता रहता हूं, ठीक है। सो यू कैन सर्च ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी, ठीक है। चलिए डिस्कशन करते हैं माइक्रो मिनरल्स एंड एलिमेंट्स की। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जरूरत पड़ती है जो हम लोग बाहर से कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स मेरा बॉडी बना लेता है। उसी तरह से मेरी बॉडी के लिए कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मतलब नॉन कार्बन एलिमेंट्स, ये तो आप जानते होंगे। बेसिक जो डेफिनेशन हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का देते हैं, या फिर जैसे अपने केमिस्ट्री में सुना ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी तरह से यू डू अंडरस्टैंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर दोस विदाउट कार्बन, ठीक है। सो दीज आर एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में इन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगेन बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर ये ना हो तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट हो सकता है। यहां पे मिनरल्स जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो हमारी बॉडी में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में लगते हैं, छोटी छोटी अमाउंट। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, इट वुड बी रिक्वायर्ड इन योर मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स, ठीक है। और सारे के सारे जो आपके ट्रेस एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, वो डायरेक्टली उसी फॉर्म में, उनके आयोनिक फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक्सेप्ट फॉर आयन, आयन जो है ये हमारी बॉडी में एक कंपाउंड की तरह ही होता है, या फिर किसी न किसी प्रोटीन के साथ जुड़कर, किसी दूसरे केमिकल के साथ जुड़कर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। जैसे प्रिडोमिनेंटली एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में जो आयन है वो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाता है, या फिर कई बार यू डू सी आयन की जो ऑक्साइड्स बनती है ना, उन ऑक्साइड्स के थ्रू वो धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। तो आयन के अलावा बाकी जो भी है ना, जैसे आपका क्लोरीन हो गया, फिर क्लोराइड हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी चीजें डायरेक्टली आयोनिक फॉर्म में हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। अब ये जो मिनरल्स है ये हमें कहां से मिलती है? अरे खाने से मिलती है। खाने में कहां से आती है आप तो जानते ही हो ना, सॉइल के अंदर देयर आर मिनरल्स। तो प्लांट इन मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करेगा और प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस में इन मिनरल्स को इस्तेमाल करेगा। हम लोग उसको जब कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में चला जाएगा। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी है तो जो एनिमल्स प्लांट को कंज्यूम करते हैं वो भी तो बॉडी में जा रहा है ना। तो बेसिक जहां से हमें मिलता है ना वो प्लांट ही है, प्लांट फूड से मिलता है, ठीक है, ये सारे मिनरल्स। अब सवाल उठता है, सर हमारी बॉडी में मिनरल्स काम क्या करते हैं? देखो, मिनरल्स के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग काम है, बट जनरलाइज डिस्कशन जब मिनरल्स की हम लोग बात करते हैं, हमारे बॉडी में पीएच मेंटेनेंस में काफी मदद करता है, बॉडी के पीएच बैलेंस में मदद करता है, बॉडी के जो भी आपके प्रोसेस है, जैसे कि एंजाइम सिस्टम से, स्पेशली अगर आप जिंक की बात करो, है ना, जिंक की बात करो, जिंक हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स को ही एक्टिवेट करता है। इसके अलावा आपकी नर्व ट्रांसमिशन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में काफी मदद करते हैं। नर्व ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और एनर्जी, बेसिक मेटाबॉलिज्म में भी ये मदद करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड इवन फॉर बेसिक मेटाबॉलिज्म। सो इन सभी चीजों के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अब सवाल उठता है, सर कौन से मिनरल्स की जरूरत पड़ती है और हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं? देखो, मिनरल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं ये तो यहां पे लिस्ट है, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना है मिनरल्स से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। जैसे मैंने सिंपल सवाल बना दिया, बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन बता दो। 4 डेफिनेशन दे दिया अलग अलग, उसमें से आपको ढूंढ के निकालना है।
अब बायो अवेलेबिलिटी हम लोग डिफाइन करते हैं विद अ मिनरल ट्रेस एलिमेंट। कैसे डिफाइन करते हैं? समझ लो आपकी बॉडी में आपको मिनरल मिल चुका है, लेकिन उस मिनरल का यूटिलाइजेशन कितना होता है इन जनरल। जैसे समझ लो अब आपकी बॉडी में 100 मिलीग्राम्स आपको वो एलिमेंट मिल चुका है, उसमें से कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना यूटिलाइज होता है, उसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी मिनरल अब्जॉर्प्शन होती है तो हमारी बॉडी में 100% यूटिलाइजेशन या फिर 100% अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपके ट्रेस एलिमेंट्स है ये बड़ी जल्दी दूसरे कंपाउंड्स के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसीलिए आपकी बॉडी की यूटिलाइजेशन के लिए शायद ना मिल पाए। इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। नाउ बायो अवेलेबिलिटी मींस इट इज द डिग्री टू विच मिनरल इज अब्सॉर्ब्ड, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। और जनरली किसी भी मिनरल की आप बायो अवेलेबिलिटी की बात कर लो, दैट इज अराउंड 30 to 40%। कुछ कुछ का तो और कम भी होता है। ओके, एवरेज इज 30 to 40%, सम कैन इवन बी जस्ट 10% ऑल्सो। अब इसके अंदर जिनका बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, अराउंड 40% है, वो हमारी बॉडी में जनरली जो मैक्रो मिनरल्स हम लोग कहते हैं ना, ज्यादा मात्रा में, थोड़ा सा प्रोबेबली इन मिलीग्राम्स, अ लिटिल हायर देन मिलीग्राम्स आपको चाहिए होता है, जैसे कि क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडीन, सोडियम, इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, ये केवल 10% तक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ओनली 10% बायो अवेलेबिलिटी इज देयर फॉर दीज माइक्रो मिनरल्स। इसके अलावा जब हम लोग कैटेगराइजेशन की बात करते हैं तो मिनरल्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको जानना है सारे के सारे मिनरल्स दे आर इन जनरल माइक्रो एलिमेंट, जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। उसके अंदर जब हम लोग कैटेगराइजेशन करेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में जो जरूरी अवेलेबल होते हैं वो है आपका कैल्शियम, क्लोराइड, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड सल्फर। याद रखने का जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है। इसके अलावा बहुत ही ट्रेस एलिमेंट में जो जरूरत होती है इन मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, 9 माइक्रो मिनरल्स है, जैसे कि क्रोमियम, कॉपर, फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम एंड जिंक। तो इनके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे जल्दी से, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नीडेड, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे कैल्शियम, अब कैल्शियम तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम मेरे दांतों में है, मेरे बोन्स में है, तो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर योर बोन स्ट्रेंथ, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर योर टीथ हेल्थ, है ना, दांतों के लिए, बोन्स के लिए। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में मदद क्या करता है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है उसके बारे में। विटामिन डी में भी विटामिन D3, कोलेकैल्सिफेरॉल काफी मदद करता है। विटामिन D3 के साथ आपके बोन डेवलपमेंट में मदद करता है। हाल ही में जो रिसर्च आई है उससे ये पता चला है ये कैल्शियम दूसरे भी कामों में मदद कर सकता है, केवल हड्डियों के लिए नहीं, केवल दांतों के लिए नहीं, लेकिन इन जनरल आपकी बॉडी को कैंसर से बचाने के लिए, डायबिटीज से बचाने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर से बचाने के लिए भी काफी मदद करता है। अगर बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए, अगर हम उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे, तो यू डू अंडरस्टैंड किडनी स्टोन्स वगैरह जो होते हैं उसके अंदर भी आपको कैल्शियम मिल जाता है। ठीक, ध्यान रखना। इसके अलावा मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम हमारी बॉडी में कहां से मिलता है? मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन क्लोरोप्लास्ट, है ना, जो भी आपको हरे पत्ते होते हैं ना उसके अंदर मैग्नीशियम होता ही है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेरी बॉडी में जरूरत होती है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, यानी कि जो एटीपी प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, इट इज बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। साथ ही साथ आपकी ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि जो पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड जो प्रोडक्शन होती है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट magnesium is also required for synthesis of DNA, RNA and other antioxidants in my body. Okay, apart from this phosphorus, अब phosphorus ये तो आपको पता ही है ना, जैसे जो भी प्लांट के फर्टिलाइजर्स होंगे, प्लांट के जो फर्टिलाइजर्स होंगे वो हमारी बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। जैसे फॉस्फोरस इज नीडेड, NPK हम लोग बात करते हैं ना, तो फॉस्फोरस, पोटेशियम, दोज आर ऑल नीडेड, सल्फर, दोज आर ऑल नीडेड फॉर आवर बॉडी एज वेल। फॉस्फोरस इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बोन्स, हड्डियों की फॉर्मेशन में। इसके अलावा फॉस्फोरस इनिशियल ग्रोथ में भी काफी मदद करता है। फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में मदद करता है इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ DNA, प्रोटीन्स एंड अदर थिंग्स इन माय बॉडी। इसके अलावा वी हैव पोटेशियम। अब पोटेशियम और सोडियम का रोल मोर और लेस सिमिलर है, मैं कहूंगा पोटेशियम, सोडियम और क्लोरीन या फिर क्लोराइड का रोल ऑलमोस्ट सिमिलर है। पोटेशियम से हम लोग कहते हैं ना, आपकी बॉडी में अगर वीकनेस हो जाए और आपकी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट ना मिले, है ना, आपकी बॉडी
अगर पानी होल्ड नहीं कर पा रही है, तो क्यों नहीं होल्ड पा रही है? शायद आपकी बॉडी में पोटेशियम सोडियम क्लोराइड कम हुआ है। इसीलिए लोग कहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जल्दी से बोलेगा कि बनाना खा लो, है ना, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पी लो। कभी इलेक्ट्रोलाइट का कंपोजिशन देखना, जैसे आप लोगे ना इलेक्ट्रोलाइट मतलब गेटोरेड, अगर आपने गेटोरेड पिया है तो गेटोरेड के अंदर है क्या देखना, कभी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखना, यू विल फाइंड ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो पोटेशियम आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, नर्व ट्रांसमिशन के लिए, पीएच फ्लूइड बैलेंस के लिए, पीएच बैलेंस के लिए, साथ ही साथ इवन फॉर वेस्ट मूवमेंट, न्यूट्रिएंट और वेस्ट मूवमेंट के लिए। सोडियम इट वर्क्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ब्लड वॉल्यूम, ब्लड पीएच, सोडियम से प्लाज्मा वॉल्यूम, एसिड बेस फंक्शनिंग, नॉर्मल सेल फंक्शनिंग, सभी में मदद करता है। सोडियम इट हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन में भी मदद करता है, जिससे पीएच रेगुलेट करता है। सिमिलरली पोटेशियम और सोडियम के साथ आपका क्लोराइड भी काम करता है। क्लोराइड इट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन योर बॉडी अलोंग विथ सोडियम एंड पोटेशियम, है, इंटरेक्ट करके कितना पानी चाहिए वो डिसाइड करता है। तो क्लोराइड इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग योर पीएच लेवल्स। साथ ही साथ क्लोराइड की वजह से आपकी बॉडी में, यू डू अंडरस्टैंड, हमारे पेट के अंदर ढेर सारा एसिड होता है, ये तो आपको पता ही है ना। आगे हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में, आपको वो भी पता चलेगा। जैसे वी हैव प्रिडोमिनेटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक, ये तो आपको पता है। तो क्लोराइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, व्हाई? टू मेंटेन द पीएच लेवल्स, वेयर पीएच लेवल्स इन द स्टमक एंड पीएच लेवल्स इन द अदर पार्ट्स इन आवर जीआई ट्रैक्ट एज वेल, है ना। इसके अलावा यू हैव सल्फर। अब सल्फर जरूरत पड़ती है फॉर डीएनए रिपेयर, ध्यान रखना है, टू प्रोटेक्ट एंड फिक्स डीएनए, ठीक है। तो सल्फर इट कैन, अगर सल्फर की कमी हो जाए बॉडी में तो इट कैन लीड टू सीरियस डिसऑर्डर्स, स्पेशली कैंसर। तो सल्फर बेस्ड फूड्स को खाए जिससे कि कैंसर ना हो, या फिर कैंसर को अवॉइड करना है, तो इंश्योर दैट आपकी डाइट में थोड़ा सा सल्फर जरूर होना चाहिए। सल्फर होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, जो भी ट्रेस एलिमेंट्स है वो काफ़ी मदद करते हैं। तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में भी काफ़ी मदद करता है। इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन हेल्थ, हेल्थ ऑफ योर टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, जो बोन के साथ कनेक्टिव टिश्यूज है, उनकी डेवलपमेंट भी काफ़ी मदद करता है। इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अलावा या फिर मैक्रो एलिमेंट्स के अलावा मुझे चाहिए कुछ माइक्रो एलिमेंट्स। अब माइक्रो एलिमेंट में आयन आता है आपका, आयन मतलब लोहा। अब लोहा लिटरली तो खा नहीं सकता, यू डोंट अंडरस्टैंड, आई टोल्ड यू, लोहा एक ऐसा चीज है, आयन एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है। जैसे आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ हेमोग्लोबिन, है ना, हेमोग्लोबिन का मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। जो आयन के आयन्स है वो ऑक्साइड्स के रूप में बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। जैसे आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी बॉडी में आयन की कमी हो जाए तो आपको प्रिडोमिनेटली एनीमिया हो सकता है, यू विल बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। इसके अलावा जिंक है, जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी जीआई ट्रैक्ट की हेल्थ अच्छी रखनी है, अगर आपकी बॉडी की हीलिंग जल्दी से होनी, जैसे मुझे यहाँ पे ना आई थिंक लास्ट ईयर यहाँ पे एक चोट लगी थी। तो जब चोट लगी थी तो डॉक्टर ने यहाँ पे 2 स्टिचेस लगाए थे, और डॉक्टर ने मुझे एक मल्टीविटामिन की टैबलेट दी, और उस मल्टीविटामिन में लार्ज क्वांटिटीज ऑफ जिंक अवेलेबल थी। क्यों होता है? क्योंकि जिंक हेल्प करता है इन हीलिंग, तो जिंक बहुत जरूरी है। आप जिंक से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपके पेट में डाइजेशन अच्छे से होने लगता है, हीलिंग होती है। जिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। जिंक प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्किन हेल्थ, इम्यून फंक्शन, इट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंजाइम एक्टिविटी एज वेल एज सेल हीलिंग। सिमिलरली क्रोमियम है, क्रोमियम आपकी बॉडी में बहुत जरूरी होता है फॉर ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर। आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपके घर पे कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो अगर वो कोई टैबलेट ले रहा है तो उसके अंदर देखिएगा, अगर उनको कोई मल्टीविटामिन दी गई है तो उसके अंदर क्रोमियम की मात्रा जरूर होगी। क्रोमियम इट इंटरेक्ट्स विथ योर ब्लड शुगर लेवल एंड इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड मेंटेनिंग ग्लूकोज लेवल। अगर क्रोमियम की गड़बड़ी हो जाए आपकी बॉडी में तो प्रॉबेबली डायबिटीज से जुड़े हुए जो भी इश्यूज होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कॉपर है। अब कॉपर इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं या फिर एंशियंट टाइम्स का टेक्स्ट वगैरह आपने देखा होगा कि तांबे के लोटे में, फिर तांबे के वेसल के अंदर पानी रखना चाहिए ओवरनाइट, रात में उसके अंदर पानी रखना चाहिए और सुबह सुबह वो पानी कंज्यूम करना चाहिए। कभी सुना है क्यों? आई एम क्वाइट श्योर आपने सुना होगा, है ना। जैसे मेरे घर पे भी करते हैं, वो आजकल वो ट्रेंड भी काफी आ चुका है ना, कि बाहर से स्टील की कोटिंग है, अंदर से कॉपर की कोटिंग है,
अंदर से कॉपर बेस्ड अलॉय की कोटिंग है। इस तरह के वेसल्स भी आ चुके हैं। मुझे याद है मेरे घर पे वो ऐसा वाला एक जग है जो बाहर से स्टील दिखता है लेकिन अंदर से वो कॉपर अलॉय की एक परत लगी हुई है। क्यों? क्योंकि कॉपर स्लोली एंड स्टडली कॉपर हेल्प्स इन आरबीसी प्रोडक्शन, इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यानी कि कॉपर की वजह से भी हमारी बॉडी में जो आयरन अब्जॉर्प्शन होती है उससे भी मदद मिलता है। बॉडी हेल्दी रहती है इन जनरल, आपकी बोन हेल्थ के लिए, कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ के लिए और ऑर्गन की हेल्थ के लिए। कॉपर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन एंड नर्व्स। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल सा ट्रिक होता है ना कि रात में वो जो कॉपर बेस्ड एलॉय है यानी कि तांबे के वेसल के अंदर पानी रखो, सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक उस पानी को कंज्यूम कर लो। वैसे भी सुबह उठते ही फॉर प्रॉपर रनिंग ऑफ योर मेटाबॉलिज्म आपको एक गिलास पानी तो पीना है ताकि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाए, रीस्टार्ट हो जाए ना। तो उसमें अगर कॉपर रहेगा तो और भी सही बात है, राइट। इसके अलावा फ्लोराइड है। अब फ्लोराइड दांतों के लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा अगली बार जब भी कोई टूथपेस्ट खरीदो, आई वॉन्ट यू टू चेक। मैं एग्जाम्पल क्यों देता रहता हूँ? क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत सारे लोगों को ना समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को लगता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ना मुझे कुछ और एडवांस चीज़ पढ़नी पड़ेगी, मुझे पीएचडी करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ता। सिलेबस वॉन्ट्स टू चेक योर जनरल अवेयरनेस। रोज़मर्रा की लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है, क्या है, इस चीज़ को देखो। तो अगली बार जब भी कोई पेस्ट खरीदो ना, देखना पेस्ट खरीदना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट विल हैव फ्लोरीन, इट विल हैव फ्लोराइड। कोई भी खरीद लो, है ना, कोई भी आयुर्वेदिक भी देख लो या फिर कोई वो एलोपैथी बेस भी देख लो, कोलगेट भी देख लो या फिर वो पतंजलि वाले भी देख लो। आई एम क्वाइट श्योर कि फ्लोराइड की मात्रा आपको जरूर मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि फ्लोराइड हेल्प्स इन कीपिंग योर टीथ स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि फ्लोराइड बेस्ड अगर टूथपेस्ट वगैरह आप इस्तेमाल करो तो दांतों की जो सड़न होती है, टूथ डीके जो होती है, वो भी रिवर्स हो सकती है। even that can be reversed. Fluoride can also stimulate your bone formation, ये नोट करना है, ध्यान रखना। इसके अलावा आपका आयोडीन है। अब आयोडीन तो बहुत ज़रूरी है। आजकल तो आयोडीन को तो बताया जाता है कि भाई मैजिक एलिमेंट बताया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले आयोडीन नहीं मिलता था बच्चों को, तो पहले आयोडीन नहीं मिलेगा तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अलग अलग बीमारियां होती थी। गॉइटर होता है, गला इतना बड़ा सा हो जाता है, आपको आपने देखा होगा इस तरह के एड्स वगैरह। तो आयोडीन इज टुडे यूज्ड फॉर बायोफोर्टिफिकेशन। जैसे खाने के अंदर ही मिलाया जा रहा है, नमक के अंदर ही मिलाया जा रहा है आयोडीन, तो आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। क्यों आयोडीन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आयोडीन हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इज थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की बहुत जरूरी होती है। और थायरॉक्सिन किस लिए जरूरी है? आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें आयोडीन सप्लीमेंट भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज ड्यूरिंग इन्फेंसी बच्चों की। क्यों? क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट होनी है। कई बार अगर आयोडीन नहीं जब मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बच्चा जब पैदा होता है इमीडिएटली, अगर बच्चे को आयोडीन वगैरह नहीं मिलता है तो आप देखोगे कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा, तो नर्वस डिसऑर्डर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप बच्चों का खाना देखो ना, जैसे कि सेरेलैक देख लो या फिर कोई भी हाई एंड जो बच्चों के फार्मूला होते हैं ना, बच्चों के खाने के फार्मूला जो गर्म पानी में मिला के खिलाते हैं एज अ सप्लीमेंट ऑफ फूड, उसके अंदर देखना इट विल बी फोर्टिफाइड विद आयोडीन फॉर श्योर। ठीक है, वॉच इट। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आपको मिलेंगे बच्चों के उस फॉर्मूला के अंदर भी। इसके अलावा मैंगनीज है। मैंगनीज हमारी बॉडी में मदद करता है मेटाबॉलिज्म में, इन ब्रेकिंग डाउन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा मैंगनीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल है, माइक्रो एलिमेंट है, जो विटामिन के साथ काम करता है टू स्टॉप ब्लीडिंग डायथिसिस, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड थिंकरिंग में ये मदद करता है। इसके अलावा कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो शायद आपने सुने नहीं होंगे, आपको लग रहा होगा सर हम लोग ये भी कंज्यूम करते हैं क्या, डाइट में ये भी आपको मिलता है। मॉलिबेडेनम है। अब मॉलिबेडेनम तो बहुत जरूरी है, मॉलिबेडेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग डाउन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर कोई समझ लो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है, या फिर कोई बॉडी के अंदर आपकी टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया है, आपने गलती से कुछ खा लिया, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए मॉलिबेडेनम बहुत जरूरत होती है। मॉलिबेडेनम आपकी बॉडी में से ये सारे वेस्ट मेटल बाहर हटा देता है। इनफैक्ट अगर आपके बॉडी में मॉलिबेडेनम नहीं रहा तो ये वेस्ट मटेरियल रह जाएंगे और एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा जिसको गाउट कहते हैं, गाउट के अंदर हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनके अंदर वो इम्प्योरिटी फंस जाती है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी वो इम्प्योरिटी को एक्सपेल नहीं कर पा रहा है।
तो अगर मॉलिबेडनम नहीं मिलेगा तो यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम गाउट, बोन डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा, जहां पे बोन के जॉइंट्स में वो इंप्योरिटी स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से यू गेट दीज प्रॉब्लम। जैसे कई सारे लोगों को कहते हैं मुझे बैक पेन हो रहा है, मेरी हड्डियां दर्द कर रही है, मेरे जॉइंट पेन हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्थराइटिस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट से अ काइंड ऑफ अ गाउट, या फिर एक तरह की बीमारी जहां पे यूरिक एसिड स्टोर हो जा रहा है, हड्डियों के जॉइंट्स में यूरिक एसिड स्टोर हो जा रहा है ना? तो इस तरह की बीमारी क्यों? क्योंकि शायद मॉलिबेडनम की मात्रा आपकी बॉडी में कम है। ठीक है, इसके अलावा मॉलिबेडनम ऑल्सो हेल्प्स इन बॉडी प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। ठीक है, सेलेनियम बहुत ही जरूरी है। सेलेनियम को आप याद रख सकते हो, वेरी सिमिलर टू एक्चुअली विटामिन ई। सेलेनियम और विटामिन ई का काम काफी सिमिलर होता है। इनफैक्ट सेलेनियम विटामिन ई के साथ मिलकर सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करता है। सेलेनियम कैन ऑल्सो हेल्प इन एनहांसिंग रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज, यानी कि फर्टिलिटी एनहांसर भी माना जाता है सेलेनियम को। साथ ही साथ आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हैवी मेटल्स, ये भी इंप्योरिटीज को हटाने में काफी मदद करता है। मॉलिबेडनम एंड सेलेनियम, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।